सुपर जीन 2 एवोल्यूशन। अध्याय 561। लिन शेन चुपचाप सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट की ओर बढ़ गया और रास्ते में अन्य लोगों ने उसे अजीब निगाहों से देखा। शायद उसके चौथे भाई द्वारा कियाओ गेली को दबाने की खबर पहले ही पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। डीन, तुम्हारा वह बड़ा भाई वाकई बहुत निर्दयी है जो कियाओ गेली को इस तरह दबा रहा है। ये कियाओ गेली की अपनी गलती भी है कि वह मौत की तलाश कर रहा है, आकाश को जलाने वाली दानव अग्नि रखता है और बस वहीं खड़ा रहकर खुद को दबाता है। ये पूरी तरह से दिमागी रूप से मृत है। ची शिनहो, जो सुरक्षा मंडप के अंदर गेट पर नजर रखे हुए था, ने उसे आते देखकर लिन शेन से हंसते हुए कहा। वास्तव में दिमागी रूप से मृत, लिन शेन ने जवाब में सिर हिलाया। ची शिनहो ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, तुम्हारे बड़े भाई ने वाकई दीमैन जनजाति को अपना दुश्मन बना लिया है। तुम उसे हमारे सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में भर्ती करने का मौका क्यों नहीं भुनाते? हम सेलेस्टियल रेस के लोग उसकी दीमैन जनजाति से नहीं डरते। अगर वे आने की हिम्मत करते हैं तो मैं, बूढ़ा हुआ, उनसे निपटने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई के साथ मेरा तालमेल है। क्यों न उसे मेरे सुरक्षा विभाग में बुला लिया जाए और उसे डिप्टी डायरेक्टर बना दिया जाए। क्या ऐसा है? अच्छा, जब मैं उसे देखूंगा तो मैं तुम्हारी बातें उसे ठीक वैसे ही बताऊंगा जैसा तुमने कहा था, ये देखने के लिए कि क्या वह आने को तैयार है। लिन शेन ने कहा। उसका स्वर अचानक बदल गया। बूढ़े हो, क्या तुम्हारे पास मडफिश कैचिंग स्किल में महारत हासिल करने का कोई त्वरित तरीका है? मैं आधे दिन से अभ्यास कर रहा हूँ लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मैं अपनी हथेली में कोई सक्शन नहीं बना सकता। इसमें महारत हासिल करने का कोई त्वरित तरीका नहीं है। इस कौशल में महारत हासिल करना प्रतिभा पर निर्भर करता है। ची ने एक पल सोचा और फिर से बोला, लेकिन हाल ही में मैंने एक अभ्यास विधि के बारे में सोचा है जो मैं गारंटी देता हूं कि आपके प्रशिक्षण को कम उबाऊ बना देगा। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? किस तरह की अभ्यास विधि? लिन शेन ने पूछा। महाजोंग खेलना, ची शिनहुओ ने गंभीरता से कहा। महाजोंग खेलना? महाजोंग खेलने से मडफिश पकड़ने का कौशल कैसे प्रशिक्षित होता है? लिन शेन की दिलचस्पी अचानक से बढ़ गई और उसने उत्सुकता से ची से पूछा। ची शिनहुआ ने चोर की तरह चुपके से इधर उधर देखा और जब उसने देखा कि कोई भी आसपास नहीं है तो उसने अपनी आवाज़ कम कर ली। लिन शेन के कान के पास झुका और फुसफुसाया, डीन, यह मामला बाहरी लोगों को नहीं पता होना चाहिए। ये केवल आपके और मेरे बीच होना चाहिए। ये बिल्कुल भी किसी तीसरे पक्ष के कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए और निश्चित रूप से संस्थान के अन्य लोगों को भी नहीं पता होना चाहिए। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपको वह तरीका सिखाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ ये बात मेरे मुंह से नहीं फैलेगी। लिन शेन अब और भी उत्सुक था। चलो, तुम्हारे दफ्तर चलते हैं, हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग देखें। ची शिनहुओ ने लिन शेन को अपने दफ्तर में ले जाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं। तभी उसने जादुई तरीके से अपने शरीर से महाजोंग टाइलों का एक सेट निकाला। तुम्हारे पास महाजोंग टाइलों का एक सेट कैसे है? लिन शेन अवाक रह गया, कल्पना नहीं कर पा रहा था कि ची ने इसे कैसे प्रबंधित किया। यह आमतौर पर कभी ध्यान देने योग्य नहीं होता। हे, मैंने मडफिश पकड़ने का कौशल ताश खेलने में लागू किया है। ताश खेलना प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण ताश खेलना है। ची ने धीरे धीरे लिन शेन को दिखाया। लिन शेन की आंखें विस्मय में चौड़ी हो गईं। अपनी दृष्टि के साथ भी अगर ची बहुत तेजी से आगे बढ़ता तो वह समझ नहीं पाता कि ची वास्तव में क्या कर रहा था। ची द्वारा एक बार प्रदर्शन करने के बाद लिन शेन को समझ में आया कि जब वह पहले ची के साथ ताश खेलता था तो वह हमेशा क्यों हारता था। ये बूढ़ा छठा वास्तव में धोखा देने के लिए मडफिश कैचिंग स्किल का उपयोग कर रहा था। कार्ड चुराना, कार्ड छिपाना, कार्ड स्टैक करना, कार्ड बदलना, सब कुछ ची के लिए बहुत सरल था। ये कहा जा सकता है कि ची ने ताश खेलने की तकनीकों में मडफिश कैचिंग स्किल को पूरी तरह से एकीकृत किया। जैसा कि उसने कहा, ताश खेलना प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण ताश खेलना है। पहले लिन शेन प्रशिक्षण जारी नहीं रख सकता था क्योंकि यह बहुत नीरस था, लेकिन अब ची, बूढ़े छठे से इस शिक्षण के साथ, उसे यह काफ़ी दिलचस्प लगा। ताश खेलना गंभीरता से लिन शेन के ताश खेलने के कौशल के साथ जीत भाग्य पर निर्भर करती थी। लेकिन ची के मडफिश के साथ कैचिंग स्किल, वह खुद किस्मत बन गया। ची ने लिन शेन को इसे आजमाने के लिए कहा और जितना अधिक लिन शेन खेलता उतना ही उसे मजा आता। अनजाने में उसने वास्तव में मडफिश कैचिंग स्किल के साथ एक सफलता हासिल की थी। हम दोनों के बीच खेलना बहुत मज़ेदार नहीं है। जाओ और लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर और वाइस डीन कियाओ को बुलाओ और हम सब एक साथ खेल सकते हैं, लिन शेन ने ची शिनहुओ से कहा। वे लोग बहुत चालाक हैं, चूंकि तुमने अभी अभी शुरुआत की है, इसलिए सावधान रहो कि उन्हें कोई खामी नजर न आए, ची शिनहुओ ने उत्सुकता से आग्रह किया। चिंता मत करो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उनसे बहुत ज्यादा नहीं जीतूंगा, लिन शेन ने आत्मविश्वास से कहा। उसे औसत कौशल सीखने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इस तरह के कौशल के लिए उसे लगा कि जैसे ही उसने इसे सीखा वह इसमें महारत हासिल करने की कगार पर था। कुछ सोचने के बाद ची शिनहुओ ने कहा, यह कैसा रहेगा?
मैं वाइस डीन एन को भी बुला लूंगा। तुम चारों खेल सकते हो। अगर हम सब साथ में खेलेंगे तो उनके लिए कुछ गड़बड़ नोटिस करना बहुत आसान हो जाएगा। ये काम करता है, लिन शेन ने सिर हिलाया। आखिरकार वह सिर्फ तकनीक आजमाना चाहता था, पैसे जीतने के लिए नहीं। मैं उन्हें लेने जाता हूँ, तब तक थोड़ा और अभ्यास करो। पूरी तरह से सावधान रहो कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। अगर वे नोटिस करते हैं तो मैं अब यहाँ अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, ची शिन्हो ने जाते समय बार बार जोर दिया। थोड़ी देर बाद लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर कीर, वाइस डीन एन और वाइस डीन कियाओ को ची शिन्हो द्वारा लाया गया। समूह पहले भी एक साथ खेल चुका था। लिन शेन ने पहले भी सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में महाजोंग का खेल पेश किया था। जब चारों ने खेलना शुरू किया तो लिन शेन ने बहुत सावधानी से मडफिश कैचिंग स्किल का इस्तेमाल किया। वह कार्ड चुराने या स्वैप करने के द्वारा धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि मुख्य रूप से मडफिश कैचिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए डेक को फेरबदल करते समय स्टैक कर रहा था। उसने सोचा था कि अपने कौशल के साथ वह जीत जाएगा, जब तक कि वह बहुत अधिक नहीं जीतता। हालांकि कुछ राउंड के बाद लिन शेन को एहसास हुआ कि वह उम्मीद के मुताबिक हावी नहीं हो रहा था। आखिरकार उसने कुछ कार्ड स्वैपिंग तकनीकों का भी सहारा लिया, लेकिन वह अभी भी बहुत कुछ नहीं जीत पाया। जब तक दिन आया और खेल खत्म हुआ, तब तक वह सिर्फ कुछ पैसे जीते हैं। कुछ गड़बड़ है, यहाँ क्या हो रहा है? लिन शेन ने लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर को एक तरफ बुलाया जब सभी जा रहे थे। वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने खेल में पैसे जीते थे। एम्पायर के एक्सक्लूसिव चैप्टर का आनंद लें। कीव, कार्ड गेम के दौरान तुम्हारी नज़र थोड़ी हटी हुई लग रही थी। क्या तुमने धोखा किया? लिन शेन ने कीर की तरफ देखते हुए पूछा। एक धूर्त हंसी के साथ कीर ने जवाब दिया, डीन, क्या तुम्हें नहीं पता कि किसने धोखा दिया? तुम्हारा क्या मतलब है? लिन शेन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। डीन, हुओ की छोटी सी चाल दूसरों को बेवकूफ़ बना सकती है, लेकिन यह मेरी उग्र सुनहरी आंखों से बच नहीं सकती। इतने कम समय में हुओ के कौशल में महारत हासिल करना पहले से ही बहुत प्रभावशाली है, कीर ने स्पष्ट रूप से खुलासा किया। तुम कैसे बता सकते हो? लिन शेन को शर्म नहीं आए और उसने सीधे कीर से पूछा। कीर ने हंसते हुए कहा, मैं लॉजिस्टिक्स का प्रभारी हूँ। हो सकता है कि मेरे पास बहुत प्रतिभा न हो, लेकिन मेरा हुनर खातों को रखना और उनका हिसाब किताब करना है। जब हमारा सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट अच्छा चल रहा था, तब मेरे दिमाग में गोदाम के हर एक पेंच तक सभी लॉजिस्टिक अकाउंट्स अंकित थे। मैंने हर चीज़ को पूरी स्पष्टता के साथ याद किया। 200 से 300 सालों में कभी कोई गलती नहीं की। महज महजों टाइल्स का एक सेट, बस गिने कि कितने हैं। मैं उन्हें आसानी से याद कर सकता था, प्रत्येक को कहाँ रखा गया है, आप सभी के हाथों में कौन से कार्ड हैं। मुझे ये सब बहुत अच्छी तरह से याद है। शानदार, लिन शेन प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए, ऐसी याददाश्त से ईर्ष्या करते हुए। ये बस एक छोटी सी चाल है। डीन, तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो, कीर ने विनम्रता से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत गर्व था। नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने कार्डों को मिलाते समय उनका क्रम गड़बड़ कर दिया। भले ही आपकी याददाश्त अच्छी हो, लेकिन आपके लिए उन सभी को सही से याद रखना संभव नहीं है, लिन शेन ने कीर को घूरते हुए जोर दिया। कीर ने अपना सिर खुजलाया। थोड़ा शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए उसने कहा, आपने मुझे सही से देखा। वास्तव में अच्छी याददाश्त के अलावा मेरी इन आंखों में एक विशेष कौशल है। कौन सा विशेष कौशल? लिन शेन ने पूछा। डीन, मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ, आप इसे बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकते, अन्यथा मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं अब यहाँ संस्थान में जीवित नहीं रह पाऊंगा, कीर ने कुछ हद तक घबराहट में कहा। चिंता मत करो, मैं बहुत चुप हूँ, लिन शेन ने उसे गंभीरता से आश्वासन दिया। डीन, पूरी ईमानदारी से कहूँ तो मेरे पास एक्स-रे दृष्टि है, कीर ने फुसफुसाया। एक्स-रे दृष्टि? क्या यह आपकी जन्मजात क्षमता है? लिन शेन बहुत आश्चर्यचकित था। यह अविश्वसनीय था कि ऐसी क्षमताएं वास्तव में इस दुनिया में मौजूद थीं। एक्स-रे सरल लगता है, लेकिन सिद्धांत रूप में ये क्षमता अपने आप में बहुत उन्नत है, यहाँ तक कि पृथक्करण विधि से भी अधिक। बेशक ये केवल सिद्धांत में बहुत उन्नत है, इसका व्यावहारिक अनुप्रयोग पृथक्करण विधि की तुलना में नहीं है। साम्राज्य से विशेष सामग्री का आनंद लें? नहीं, अगर मैंने अपनी जन्मजात क्षमताओं का उपयोग किया होता तो मैं उन बूढ़े लोमड़ियों को कैसे धोखा दे सकता था। यह एक्स-रे क्षमता एक गुप्त तकनीक है जो मुझे अचानक मिली। आंखों को किसी विशेष मिश्रण में भिगोने से एक लंबे समय के बाद ये क्षमता धीरे धीरे विकसित हुई। कीर ने लिन शेन से फुसफुसाते हुए कहा, मैंने हमेशा नुस्खा रखा है। एकमात्र समस्या यह है कि कई सामग्री प्राप्त करना मुश्किल है। यदि डीन रुचि रखते हैं तो मैं आपको नुस्खा प्रस्तुत करना चाहूँगा। कीर, आपकी विचारशीलता की सराहना की जाती है। रसद इतने लंबे समय से बहुत तनाव में है। किसी को भी पीड़ित नहीं होना चाहिए, खासकर हमारे रसद विभाग को नहीं। मैं एक तरीका सोचूंगा, लिन शेन ने कहा। डीन, आप वास्तव में सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के उद्धारकर्ता हैं, कीर ने तुरंत अपना अमृत सूत्र सौंप दिया। प्रभाव देखने के लिए कितनी देर तक भिगोना पड़ता है?
कार के अलावा क्या आप अन्य चीज़ों का एक्स-रे कर सकते हैं, जैसे कि बैटल सूट उदाहरण के लिए? क्या आप दुश्मन की कमजोरी को खोजने के लिए बैटल सूट के आर पार देख सकते हैं? लिन शेन ने अत्यंत गंभीरता से पूछा। डीन, कपड़ों का एक्स-रे नहीं किया जा सकता, चाहे वह किसी भी सामग्री का हो, कीर ने लिन शेन के अर्थ को समझते हुए असहायता के भाव से उत्तर दिया। क्यों? लिन शेन के चेहरे पर निराशा दिखी। यह एक्स-रे क्षमता वास्तव में सामग्री के आर पार देखने की नहीं है, ये वास्तव में पदार्थों में प्रवेश नहीं कर सकती। मैं वास्तव में इसे विस्तार से नहीं समझा सकता, लेकिन एक जीवित प्राणी का एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र इस एक्स-रे क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए यदि ये किसी जीवित प्राणी के बहुत करीब है, जैसे कि शरीर के करीब पहने जाने वाले कपड़े, तो आप अंत में देखने में असमर्थ हो जाते हैं। जब तक कि, जाहिर है, दूसरा व्यक्ति मर न जाए। कीर ने आह भरी, मुझे जीवित लोगों का एक्स-रे करने में सक्षम होना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तुम अपना खाना खाओ, लिन शेन ने कीर से कुछ सवाल पूछने के बाद कहा और फिर उसे भेज दिया। उसके बाद लिन शेन वाइस डायरेक्टर कियाओ के कार्यालय में गए। वाइस डीन कियाओ ने कोई पैसा नहीं जीता, लेकिन वह वास्तव में हारे भी नहीं, लगभग बराबरी पर। उन्हें लगा कि वाइस डीन कियाओ के साथ भी कुछ गड़बड़ है। लिन शेन के बोलने से पहले वाइस डीन कियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, डीन, आप सोच रहे होंगे कि मैंने कोई पैसा क्यों नहीं खोया, जबकि आप कार्ड बदलकर धोखा कर रहे थे, है ना? लिन शेन ने सिर हिलाया, कुछ कहने ही वाले थे कि वाइस डीन कियाओ ने आगे कहा, कीर की याददाश्त और एक्स-रे दृष्टि अद्भुत है, फिर मैं क्यों नहीं हार गया? लिन शेन ने फिर से सिर हिलाया, काफी हैरान थे कि वाइस डीन ऐसा लग रहा था कि कियाओ को सब कुछ पता था, यहाँ तक कि कीर के पास एक्स-रे की क्षमता भी थी। वाइस डीन कियाओ ने आगे कहा, डीन, क्या आपने कभी किसी महिला को उसकी गंध से पहचानने की क्षमता वाक्यांश सुना है? मैंने इसके बारे में सुना है। इसका मतलब है कि प्रत्येक महिला की अपनी अनूठी शारीरिक गंध होती है और आंखों से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति सिर्फ सूंघकर पहचान सकता है कि कौन कौन है। लिन शेन को आखिरकार बोलने का मौका मिला। अपनी युवावस्था से ही मैं बहुत सी महिलाओं के साथ रहा हूं और मैंने किसी महिला को उसकी गंध से पहचानने की क्षमता को निखारा है। मैंने उस बिट पर विस्तार से बताया है, मेरी नाक ने जो कुछ भी सूंघा है, मैं उनकी हर खुशबू को याद रख सकता हूँ। मेरे लिए 100 या उससे ज़्यादा महाजोंग टाइलें, देखना या न देखना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाइस डीन कियाओ ने हंसते हुए कहा, डीन, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी जानते हैं, लेकिन किसी और को नहीं जानना चाहिए। निश्चिंत रहो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लिन शेन ने वाइस डीन क्यूओ के कार्यालय से बाहर निकलते हुए कहा, अपने आप को रोक नहीं पाया और मन ही मन चिल्लाया, सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में ये कुछ बूढ़े लोग रह गए हैं, जिनमें से प्रत्येक बंदरों की तरह चतुर है, जो बहुत सारी साजिशों और प्रतिस्पर्धा के साथ ताश खेल रहे हैं। जैसे ही लिन शेन वापस जाने की तैयारी कर रहा था, उसे वाइस डीन एन ने बुलाया। वाइस डीन एन को अपने कार्यालय के द्वार पर खड़े देखकर उसे आने का इशारा करते हुए लिन शेन अनिच्छा से उसकी ओर गया और वाइस डीन एन के कार्यालय में प्रवेश किया। वाइस डीन एन एकमात्र व्यक्ति था जिसने कुछ पैसे खो दिए, और वह भी काफ़ी। उसे शायद कोई समस्या नहीं थी, इसलिए लिन शेन ने उसे खोजने की योजना नहीं बनाई थी। वाइस डीन एन ने लिन शेन को बैठने के लिए कहा, चाय बनाते हुए कहा, डीन, क्या आपने पहले से ही उन लोगों से बात की है? मैंने उनसे बात की, बहुत दिलचस्प, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कुशल है, लेकिन वह कीर और कियाओ को बेवकूफ़ नहीं बना सका। कीर के पास एक शानदार दिमाग और तेज़ आंखें हैं, लेकिन उसकी ईक्यू थोड़ी कम है। दूसरी ओर कियाओ इसे अच्छी तरह से संभालता है। वह जीत सकता है, लेकिन शायद ही कभी ज़्यादा पैसे लेता है। कभी कभी तो वह थोड़ा हार भी जाता है। वाइस डीन एन ने लिन शेन को ताज़ा बनी चाय पेश करते हुए कहा। लिन शेन जितना ज़्यादा सुनता उतना ही हैरान होता, क्योंकि पैसे खोने वाला एकमात्र व्यक्ति वाइस डीन एन सब कुछ जानता था। लिन शेन हुओ के लिए थोड़ा दुखी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। उसे लगा कि वह अपनी सहज तकनीकों से सबको बेवकूफ़ बना रहा है, फिर भी बाकी सभी खिलाड़ी उसे धोखा देते हुए देख रहे थे, लेकिन उसे नहीं बताया। इसमें और सम्राट के नए कपड़े में क्या अंतर था? हुओ सबके सामने साफ साफ उजागर हो गया था, और वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो इससे अनजान था। वाइस डीन एन, आप वाकई वो करते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते, लिन शेन ने ईमानदारी से कहा। अपने अधीनस्थों को धोखा देते हुए देखना और फिर भी उनके साथ इतने लंबे समय तक ताश खेलना और इतना पैसा खोना, वह स्तर ऐसा नहीं था जिसे आम लोग हासिल कर सकते थे। क्या विलक्षण या नहीं, ये सिर्फ इतना है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा चीज़ों की परवाह नहीं करता। वाइस डीन एन हंसा। बूढ़े एन, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि आपने कैसे पता लगाया कि वे धोखा दे रहे थे। लिन शेन अभी भी जानना चाहते थे कि क्या वाइस डीन एन में कोई विशेष क्षमता है। मैंने उन्हें धोखा देते नहीं देखा, मैंने अनुमान लगाया। वाइस डीन एन ने अपनी चाय को हल्के से घूंटते हुए कहा। अनुमान लगाया? आपने कैसे अनुमान लगाया? लिन शेन और अधिक उत्सुक हो रहे थे।
दुनिया में अनगिनत कौशल हैं, यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी जीवन भर खर्च करके 1 अरब में से एक में महारत हासिल नहीं कर सकता है, और 100 में से केवल एक का अवलोकन करना व्यापक ज्ञान माना जाता है। इसलिए यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो कभी कभी आपने जो देखा है वह पर्याप्त नहीं होता है, तब आपको अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। वाइस डीन ने डेस्क की दराज को खोलते हुए एक किताब निकाली और उसे लिन शेन के सामने रखते हुए कहा, यदि डीन रुचि रखते हैं तो आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे, इससे आपको अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। लिन शेन ने पुस्तक उठाई, कवर पर सुंदर रूप से मजबूत पात्रों को देखा, दुनिया के अनसुलझे रहस्य। वो कुशल है, लेकिन वह कीर और कियाओ को बेवकूफ़ नहीं बना सका। कीर के पास एक शानदार दिमाग और तेज आंखें हैं, लेकिन उसकी ईक्यू थोड़ी कम है। दूसरी ओर कियाओ इसे अच्छी तरह से संभालता है। वह जीत सकता है, लेकिन शायद ही कभी ज़्यादा पैसे लेता है। कभी कभी तो वह थोड़ा हार भी जाता है। वाइस डीन ने लिन शेन को ताज़ा बनी चाय पेश करते हुए कहा। लिन शेन जितना ज़्यादा सुनता उतना ही हैरान होता, क्योंकि पैसे खोने वाला एकमात्र व्यक्ति वाइस डीन सब कुछ जानता था। लिन शेन हुओ के लिए थोड़ा दुखी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। उसे लगा कि वह अपनी सहज तकनीकों से सबको बेवकूफ़ बना रहा है, फिर भी बाकी सभी खिलाड़ी उसे धोखा देते हुए देख रहे थे, लेकिन उसे नहीं बताया। इसमें और सम्राट के नए कपड़े में क्या अंतर था? वो सबके सामने साफ साफ उजागर हो गया था, और वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो इससे अनजान था। वाइस डीन, आप वाकई वो करते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते, लिन शेन ने ईमानदारी से कहा। अपने अधीनस्थों को धोखा देते हुए देखना और फिर भी उनके साथ इतने लंबे समय तक ताश खेलना और इतना पैसा खोना, वह स्तर ऐसा नहीं था जिसे आम लोग हासिल कर सकते थे। क्या विलक्षण या नहीं, ये सिर्फ इतना है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा चीज़ों की परवाह नहीं करता। वाइस डीन हंसा। बूढ़े, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि आपने कैसे पता लगाया कि वे धोखा दे रहे थे। लिन शेन अभी भी जानना चाहते थे कि क्या वाइस डीन में कोई विशेष क्षमता है। मैंने उन्हें धोखा देते नहीं देखा, मैंने अनुमान लगाया, वाइस डीन ने अपनी चाय को हल्के से घूंटते हुए कहा। अनुमान लगाया? आपने कैसे अनुमान लगाया? लिन शेन की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। दुनिया में अनगिनत कौशल हैं, यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी जीवन भर खर्च करके 1 अरब में से एक में महारत हासिल नहीं कर सकता है, और 100 में से केवल एक का अवलोकन करना व्यापक ज्ञान माना जाता है। इसलिए यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो कभी कभी आपने जो देखा है वह पर्याप्त नहीं होता है, तब आपको अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। वाइस डीन ने डेस्क की दराज को खोलते हुए एक किताब निकाली और उसे लिन शेन के सामने रखते हुए कहा, यदि डीन रुचि रखते हैं तो आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे, इससे आपको अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। लिन शेन ने पुस्तक उठाई, कवर पर सुंदर रूप से मजबूत पात्रों को देखा, दुनिया के अनसुलझे रहस्य। लंबे समय तक पढ़ने के बाद भी लिन शेन को समझ में नहीं आया कि ये गणितीय अनुमान वाइस डीन द्वारा बताए गए अनुमानों से कैसे संबंधित हैं। हालांकि लिन शेन को गणित से नफरत नहीं थी, लेकिन उसके पास इसे सीखने के लिए वास्तव में रुचि या समय नहीं था। जब तक वह पुस्तक के अंतिम भाग तक नहीं पहुंचा, तब तक उसे समझ में नहीं आया कि वाइस डीन का क्या मतलब था। अंतिम भाग अब उन अनुमानों के बारे में नहीं था, न ही यह वास्तव में उन्हें साबित कर रहा था। इसके बजाय इसने उन अनुमानों का उपयोग करके पाठकों को द्वंद्वात्मक रूप से यह सिखाया कि सत्य और असत्य में कैसे अंतर किया जाए। उसे लगा कि यह एक गणित की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे पढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में मानव स्वभाव के बारे में एक प्रश्न था। बाद में पाठ में मानव स्वभाव की गणना करने के लिए गणितीय तरीकों का उपयोग करने पर चर्चा की गई, जो आश्चर्यजनक रूप से बहुत तार्किक लग रहा था, और लिन शेन केवल वाइस डीन के महान विचारों की प्रशंसा कर सकते थे। और जैसे जैसे वह पढ़ता गया, इसने मानव स्वभाव से लेकर युद्ध में विरोधियों की गणना करने और व्यवहार के विभिन्न पैटर्न की भविष्यवाणी करने तक एक और मोड़ लिया। पहले तो यह अंतर्ज्ञान के बारे में ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ा, यह ज़्यादा अकादमिक होता गया, जिसमें गणित, भौतिकी, मानव शरीर विज्ञान आदि के सिद्धांतों को शामिल करते हुए कई सटीक गणनाएं थीं, जो बहुत ही विविधतापूर्ण और अव्यवस्थित तरीके से लिखी गई थीं। लिन शेन काफ़ी समय तक पढ़ने के बाद भी इसका एक छोटा सा हिस्सा ही समझ पाए। किताब पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, और यहाँ तक कि आखिरी वाक्य भी अल्पविराम से खत्म हो गया था। इससे पता चलता है कि वाइस डीन ने सिर्फ इतना ही लिखा था और वह इसे पूरा किए बिना अभी भी लिख रहे थे। इसे एक बार पढ़ने के बाद लिन शेन को पता चल गया कि वह अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमागी शक्ति की ज़रूरत थी। अपनी साधारण याददाश्त के साथ इसे हासिल करना असंभव था। लिन शेन को लगा कि वाइस डीन द्वारा उन्हें ये किताब देना सुअर के आगे मोती फेंकने जैसा था। ऐसा लगता है कि इन लोगों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, लिन शेन ने आह भरी। अगर वह सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट विकसित नहीं कर पाए तो उनके प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। बेशक लिन शेन सिर्फ उनके लिए कुछ भी करने के लिए खुद को मजबूर नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हुआ कि उनके लक्ष्य एक हो गए।
स्वर्गीय सम्राट चाहते थे कि सेलेस्टियल मास्टर संस्थान फिर से उभरे, इसलिए वे भी चाहते थे और लिन शेन को भी संस्थान को एक बार फिर से खड़ा करने की ज़रूरत थी। उसका बड़ा भाई पहले से ही परिवार की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। उसकी ताकत अपने आप में बहुत सीमित थी, उसे समर्थन के लिए एक मजबूत बल की आवश्यकता थी। बड़े भाई, मैं आपके लिए एक मजबूत और विश्वसनीय सहारा बनूंगा। लिन शेन भी सेलेस्टियल मास्टर संस्थान को जल्दी से विकसित करना चाहता था, लेकिन इन चीज़ों को वास्तव में जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता था। पिछले कुछ दिनों में लिन शेन साइलेंट रेजिडेंस के अंदर पढ़ रहा था और शोध कर रहा था। कभी कभी वहां की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अराजकता की नदी की यात्रा करता था, जिससे उसकी बेस म्यूटेशन दर और जीवन आधार बढ़ जाता था। उसकी बेस म्यूटेशन दर पहले ही 95 से अधिक हो गई थी, जो पूर्णता के बहुत करीब पहुंच गई थी। कॉन्ट्रेरियन पूरी तरह से बदल जाने से सिर्फ एक परिवर्तन दूर था, जबकि फोल्डिंग फैन 7वें मोड़ पर था, थोड़ा पीछे लेकिन पूरा होने से ज़्यादा दूर नहीं। कुछ और दिनों के बाद प्रत्येक स्तर के लिए रैंकिंग लड़ाई समाप्त हो गई थी और 10 दिनों में अंतिम प्रजाति रैंकिंग लड़ाई होगी। क्या मनुष्य अरब प्रजातियों की रैंकिंग पर चढ़ सकते हैं? ये लिन जियांगडोंग के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। कियाओ गेली को हराने के उनके कारनामे को देखते हुए आगे बढ़ना बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। आरोही स्तर में पहला स्थान अंततः तीसरे पर्वत के पास रहा और निर्वाण स्तर में फीनिक्स कबीले से फैंग यी पहले स्थान पर था, जबकि फैंग 6 ने अमर स्तर में पहला स्थान प्राप्त किया। विभिन्न स्तरों में 2 प्रथम स्थानों के साथ कई लोगों का मानना था कि फीनिक्स कबीले में इस बार कॉस्मिक की अग्रणी जाति के खिताब के लिए चुनौती देने की क्षमता हो सकती है। लिन शेन ने बेस म्यूटेशन स्तर की रैंकिंग पर ध्यान नहीं दिया और यह स्पष्ट नहीं था कि पहले स्थान पर कौन था। अमर स्तर की रैंकिंग सूची में सेलेस्टियल रेस अभी भी शीर्ष 10 में जगह बनाने में विफल रही, 14वें स्थान पर रही। सूची में चिएर नामक व्यक्ति था। चिएर स्वाभाविक रूप से ची परिवार का दूसरा रैंक वाला व्यक्ति था और यह स्पष्ट था कि वह सेलेस्टियल रेस का सबसे मजबूत सदस्य नहीं था, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सेलेस्टियल रेस का इस बार प्रजाति रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं था। आश्चर्यजनक रूप से डीमैन जनजाति ने अमर स्तर की रैंकिंग में सर्वोच्च कबीले को पीछे छोड़ दिया था और दूसरा स्थान प्राप्त किया था। ऐसा लग रहा था कि इस वर्ष की डीमैन जनजाति की नज़र प्रजातियों की रैंकिंग पर भी थी। कई वर्षों तक सर्वोच्च कबीले ने सबसे प्रमुख जाति का खिताब अपने नाम किया था, फिर भी इस बार वे अमर स्तर की रैंकिंग में केवल तीसरा स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। बेशक यह अंतिम प्रजाति रैंकिंग नहीं थी, अंतिम रैंकिंग अभी भी बदल सकती है। प्रजातियों की रैंकिंग के लिए अंतिम लड़ाई 10 दिनों में शुरू होनी थी। देखने के लिए कोई प्रजाति रैंकिंग लड़ाई न होने के कारण लिन शेन कुछ हद तक ऊब गए और स्काई नेट पर कुछ समाचार ब्राउज करने लगे। अचानक एक ट्रेंडिंग समाचार की खोज की। असेंशन लेवल 3rd माउंटेन से प्रथम रैंक वाले व्यक्ति ने स्काई नेट पर लिन शेन को खुले तौर पर चुनौती दी थी और घोषणा की थी कि वह लिन शेन को हराने में सक्षम है। ये केवल इसलिए था क्योंकि वह रैंकिंग लड़ाई में लिन शेन पर बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उस समय लड़ाई को छोड़ने का फैसला किया। वह अपने चरम पर लिन शेन का सामना करना चाहता था और यह अप्रत्याशित था कि लिन शेन बाहर हो जाएगा, जिससे उसे खुद को साबित करने का मौका नहीं मिलेगा। स्काई नेट पर 3rd माउंटेन की चुनौती सभी को यह बताने का एक कदम था कि उसका पहला स्थान पूरी तरह से योग्य था। हालांकि 3rd माउंटेन वर्तमान में पहले स्थान पर था, लेकिन रैंकिंग की लड़ाई से लिन शेन, क्रिस्टिन और डीएस बड़ी ई के हटने के कारण कई लोगों को लगा कि 3rd माउंटेन का पहला स्थान कुछ हद तक योग्य था। यही वजह है कि वह खुद को साबित करने के लिए इतना उत्सुक था। हालांकि लिन शेन को लगा कि 3rd माउंटेन इतनी दूर तक जाने के लिए सिर्फ प्रसिद्धि के लिए नहीं था, क्योंकि 3rd माउंटेन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह उसे चुनौती देने के लिए स्काई पिनिकल स्टार में आना चाहता था। उम्मीद है कि सेलेस्टियल रेस उसे यह अवसर प्रदान करेगी। आम लोगों को स्काई पिनिकल स्टार में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था। ये सेलेस्टियल रेस का मदर स्टार था, ऐसी जगह नहीं जहां कोई भी प्रवेश कर सकता था। 3rd माउंटेन की हरकतों से लिन शेन को लगा कि इस बात की बहुत संभावना है कि वह इस अवसर का इस्तेमाल सेलेस्टियल रेस में शरण लेने के लिए कर रहा था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वह किस गुट में शामिल होना चाहता था। लिन शेन ने 3rd माउंटेन की चुनौती पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसे किसी और के लिए कदम रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि सेलेस्टियल रेस के अधिकारियों ने वास्तव में स्काई पिनिकल स्टार में प्रवेश करने और लिन शेन को चुनौती देने के 3rd माउंटेन के अनुरोध पर सहमति जताई। इस घटनाक्रम ने उन लोगों में उत्साह जगाया जो लिन शेन के समूह से पूर्ण शक्तिशाली मुकाबला न देख पाने से कुछ हद तक निराश थे, और उन्होंने मांग की कि सेलेस्टियल रेस 3rd माउंटेन की चुनौती की पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करे। सेलेस्टियल रेस के अधिकारियों ने एक बार फिर आगे बढ़कर घोषणा की कि जिस क्षण से 3rd माउंटेन स्काई पिनिकल स्टार में प्रवेश करेगा, वे इस घटना को शुरू से अंत तक प्रसारित करेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि 3rd माउंटेन के साथ कोई अनुचित व्यवहार न हो। जिन लोगों के पास देखने के लिए कोई रैंकिंग लड़ाई नहीं थी, उनमें से लगभग सभी ने अपना ध्यान इस मामले पर केंद्रित कर लिया।
लिन शेन ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ओयांग यूडू ने उसे बताया था कि सहायक पदों के लिए कई उम्मीदवारों का चयन किया गया है, इसलिए वह खुद एक का चयन कर सकता है। शुरू में लिन शेन ने ओयांग यूडू को अकेले चयन करने देने की योजना बनाई थी, लेकिन ओयांग यूडू द्वारा भेजे गए संभावित उम्मीदवारों की तस्वीरें देखने के बाद लिन शेन ने अपने सहायक को चुनने के लिए व्यक्तिगत रूप से यात्रा करने का फैसला किया। जब लिन शेन सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आमतौर पर शांत रहने वाला संस्थान आज खास तौर पर चहल पहल से भरा हुआ था और बहुत से लोग आंगन के बाहर खड़े थे। ची शिन्हो बिजली का डंडा थामे ऊंची आवाज में व्यवस्था बनाए रख रहे थे। आंटी साई मुख्य द्वार पर लोगों का पंजीकरण कर रही थी, जबकि सफाई करने वाले टाइगर लोग बगल में नंबर कार्ड बांट रहे थे। लिन शेन सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में दाखिल हुए और सीधे सामान्य अतिथि कक्ष में गए, जहां उन्होंने आखिरकार ओयांग यूडू को देखा। क्या हो रहा है? क्या आपने नहीं कहा कि केवल फोटो में दिखने वाले लोगों को ही शॉर्टलिस्ट किया गया है? बाहर इतने सारे लोग क्यों हैं? लिन शेन ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया, कम से कम 1000 लोग। वे अस्थायी कर्मचारी हैं जिन्हें मैंने विशेष सेवा विभाग के लिए भर्ती किया है। कम वेतन, कम जिम्मेदारी और वे दोष स्वीकार कर सकते हैं, ओयांग यूडू ने समझाया। कोई आधिकारिक दर्जा नहीं दिया गया। लिन शेन कुछ हैरान थे। मैं उन्हें आधिकारिक दर्जा कैसे दे सकता हूं? अगर मैं देता तो स्काई पिनेकल स्टार पर स्थायी निवास की इच्छा रखने वाले कई शीर्ष निर्वाण साधक इस पद के लिए होड़ लगा देते। मैं इनसे कहीं ज्यादा ऊंचे मानकों वाले लोगों को आसानी से भर्ती कर सकता हूं। इन्हें मेहनत के लिए रखा जाता है, बस उन्हें बता दें कि हमारे पास स्लॉट उपलब्ध हैं और उन्हें स्थायी पद की उम्मीद दें। हमें उन्हें ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है। ओयांग यूडू ने कहा, आपको इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूं। मेरे सहायक के बारे में क्या? लिन शेन ने सिर हिलाया, ये स्वीकार करते हुए कि ओयांग यूडू इस मामले में उनसे कहीं बेहतर था, ये देखते हुए कि ओयांग यूडू अब एक कबीले का प्रभारी था। वे मेरे द्वारा भेजी गई तस्वीरों में से हैं, आपके साक्षात्कार के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैंने उन्हें सावधानी से चुना है, प्रत्येक की अपनी क्षमताएं हैं। आप अपने लिए चुन सकते हैं। ओयांग यूडू ने किसी को साक्षात्कारकर्ता नंबर 1 में बुलाया। साक्षात्कारकर्ता एक टाइगर व्यक्ति निकला जो बेहद मजबूत था, स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्ति जो एक साथ 10 विरोधियों का सामना कर सकता था। मेरा नाम नॉर्थ ईस्ट टाई है, 9वां टन असेंशन, पंजे की तकनीक में माहिर। टाइगर व्यक्ति ने अपनी विभिन्न विशेषताओं को सूचीबद्ध करके शुरुआत की और संयमित बल के साथ ब्लैक टाइगर हॉट क्लिकिंग फिस्ट का प्रदर्शन किया। लिन शेन ने उसके बायोडेटा को देखा और पूछा, क्या आपने स्काई पिनेकल स्टार पर 3 बार फ्री कॉम्बैट प्रतियोगिता जीती है? ये 4 बार है, 2 बेस म्यूटेशन लेवल में और 2 असेंशन लेवल में। मैं अगली प्रतियोगिता में फिर से चैंपियनशिप जीतूंगा, नॉर्थ ईस्ट टाई ने आत्मविश्वास से घोषणा की। इतनी ताकत के साथ आपने नस्लीय रैंकिंग युद्धों में भाग क्यों नहीं लिया? लिन शेन ने दूसरा सवाल पूछा। एक असेंडर के रूप में मैं नस्लीय रैंकिंग को प्रभावित नहीं कर सकता, भाग लेना अर्थहीन होगा, नॉर्थ ईस्ट टाई ने जवाब दिया। ओयांग यूडू ने लिन शेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए नॉर्थ ईस्ट टाई से कहा, आप वापस जा सकते हैं और हमारे नोटिस का इंतजार कर सकते हैं। अगर हम आपको काम पर रखने का फैसला करते हैं तो हम आपको 3 दिनों के भीतर सूचित करेंगे। नॉर्थ ईस्ट टाई उठकर चले गए, उन्हें साफ पता था कि उनके मौके बहुत कम हैं। मजबूत लड़ाकू क्षमता, निम्न स्तर, आपको काम संभालने में मदद कर सकता है और अगर कोई समस्या आती है तो आप उससे निपट सकते हैं। ओयांग यूडू ने नॉर्थ ईस्ट टाई को चुनने के अपने कारण पर टिप्पणी की। आरोही स्तर के लोगों में नॉर्थ ईस्ट टाई सबसे मजबूत लड़ाकू था जिसे वह भर्ती कर सकता था। चलो देखते रहते हैं, लिन शेन ने स्पष्ट रूप से असंतुष्ट होकर कहा। ओयांग यूडू ने फिर उम्मीदवार नंबर 2 को बुलाया, जो एक चौड़ा और मजबूत पिग व्यक्ति था। कृपया अपना परिचय दें, ओयांग यूडू ने कहा, यह देखकर कि लिन शेन चुप रहा था। पिग व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, मेरा नाम बिग स्मार्ट है, जिसका आईक्यू टेस्ट को 208 है। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मैं एक नज़र में सब कुछ याद कर सकता हूँ। मैं अवलोकन में कुशल हूँ और मेरे पास निगरानी और प्रति निगरानी की बहुत अच्छी क्षमताएं हैं। तुमने कहा कि तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, फोटोग्राफिक मेमोरी। तो क्या तुमने देखा कि जब तुम अंदर आए तो मेरे हाथ में क्या था? लिन शेन ने बिग स्मार्ट से पूछा। हाँ, बिग स्मार्ट ने जवाब दिया। भले ही तुम्हारे सामने एक कप और एक किताब है, लेकिन तुमने उन्हें छुआ नहीं है। शुरू से लेकर अब तक तुम अपने हाथों में एक ही रिज्यूमे पकड़े हुए हो, जो मेरा नहीं है बल्कि पिछले टाइगर व्यक्ति का है, और तुम उसे उल्टा पकड़े हुए हो। तुम्हारे रवैये को देखते हुए तुम उस टाइगर व्यक्ति के पक्ष में नहीं थे और तुम मुझ में भी दिलचस्पी नहीं रखते, इसलिए अलविदा। बिना किसी और बात के बिग स्मार्ट मुड़े और अतिथि कक्ष से चले गए। कैसा रहेगा? वह बहुत होशियार और काबिल है। चूंकि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उसे अपने साथ रखने से आप बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं।
वह आपके दैनिक जीवन का भी अच्छे से ख्याल रख सकता है ताकि आपको तुच्छ मामलों पर समय और ऊर्जा बर्बाद न करनी पड़े। ओयांग यूडू ने महसूस किया कि लिन शेन बिग स्मार्ट में रुचि नहीं रखते थे, फिर भी उन्होंने बिग स्मार्ट को अपनी क्षमताएं दिखाने का मौका दिया। वह वास्तव में सक्षम है, लेकिन देखते रहिए। लिन शेन अविचलित रहे। लिन शेन ने आत्मविश्वास से मामले को ओयांग यूडू को सौंप दिया था, लेकिन ओयांग यूडू द्वारा भेजी गई तस्वीरों की समीक्षा करने पर लिन शेन ने एक गंभीर समस्या देखी। ओयांग यूडू वास्तव में आंतरिक सुंदरता की सराहना करता था। साम्राज्य के लिए बने रहें। इसलिए उन्होंने जिन सहायकों का चयन किया, जैसे बिग स्मार्ट और नॉर्थ ईस्ट टाई, उनमें काफ़ी आंतरिक सुंदरता थी। एक स्मार्ट था और एक मजबूत था। दोनों लिन शेन को कई कार्यों में मदद करने में सक्षम थे। समस्या ये थी कि लिन शेन को ऐसे सहायकों की आवश्यकता नहीं थी। वह पहले से ही मजबूत था और उसके साथ उससे भी अधिक मजबूत कोई अजनबी होना ठीक नहीं होगा। इसलिए लिन शेन के लिए चाहे एक सहायक लड़ सकता था, यह अप्रासंगिक था। आखिरकार कोई भी उसके जितना मजबूत नहीं था। जहां तक बिग स्मार्ट जैसे किसी व्यक्ति की बात है, लिन शेन भी उसका उपयोग नहीं कर सकता था। वह इतना चतुर था कि वह छोटे छोटे सुरागों से बहुत कुछ समझ सकता था। उसके पीछे पीछे घूमता हुआ वह शायद लिन शेन के अंडरवियर का रंग भी जान सकता था। लिन शेन ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता था। लिन शेन को विकल्प पसंद नहीं थे, इसलिए उसने ओयांग यूडू को नए लोगों को लाने के लिए कहा। ओयांग यूडू को मिले संभावित सहायकों में वास्तव में प्रत्येक की अपनी खूबियां थीं। लिन शेन ने कई और उम्मीदवार देखे, सभी में उल्लेखनीय गुण थे। यहाँ तक कि एक ऐसा भी था जो एक बेहतरीन रसोइया था, विभिन्न शिष्टाचार और सामाजिक मेलजोल में निपुण था, बटलर जैसा दिखता था। दूसरा एक ऑलराउंडर था जो सभी तरह के काम से परिचित था और उसे सेलेस्टियल रेस के विभिन्न पारस्परिक संबंधों की स्पष्ट समझ थी। लिन शेन ने देखा लेकिन कोई जुड़ाव महसूस नहीं किया जब तक कि एक और उम्मीदवार नहीं आया, जिससे लिन शेन सीधा बैठ गया। अपना परिचय दें, लिन शेन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, क्योंकि उसने ओयांग यूडू द्वारा भेजी गई तस्वीर की तुलना उसके सामने बैठे व्यक्ति से की थी। तस्वीर और वास्तविक व्यक्ति में लगभग कोई अंतर नहीं था। वास्तव में वह व्यक्ति और भी बेहतर दिख रहा था। सिस्टरहू टाइगर कबीले की एक छोटी शाखा, व्हाइट टाइगर कबीले से संबंधित 25 वर्षीय 9वीं बारी आरोहण, पंजा तकनीक में कुशल। सिस्टरहू ने अपना परिचय देना शुरू किया। व्हाइट टाइगर कबीला टाइगर कबीले से अलग था। टाइगर कबीले के सिर बाघ के थे, लेकिन व्हाइट टाइगर कबीले की सिस्टरहू के पास केवल एक जोड़ी सफ़ेद कान और एक सफ़ेद पूंछ थी, जो टाइगर कबीले की विशेषता थी, जो हर जगह एक इंसान से अलग नहीं दिखती थी। सिस्टरहू के पास एक सुडौल एथलेटिक शरीर, एक विस्तृत छाती और एक ऐसा चेहरा था जो एक राजसी सुंदरता बिखेरता था। मुख्य बात यह थी कि व्हाइट टाइगर कबीले में सफ़ेद शब्द वास्तव में उपयुक्त था। उसकी त्वचा इतनी सफ़ेद थी कि वह चमकती हुई लगती थी। यह एक है। अच्छा, लिन शेन ने सुनते हुए बार बार सिर हिलाया। लिन शेन हू के पक्ष में तत्काल निर्णय लेना चाहता था, लेकिन ओयांग यूडू ने हू को पहले वापस बुला लिया और कहा कि लिन शेन को निर्णय लेने से पहले प्रक्रिया पूरी करने दें। आखिरकार चूंकि वह आई थी, इसलिए निर्णय लेने से पहले उसके प्रदर्शन की समीक्षा करना ही उचित था। लिन शेन को लगा कि इसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि वे उससे मिले बिना उसे वापस नहीं भेज सकते थे। ऐसा करने से सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट पर नकारात्मक ध्यान आकर्षित होने की संभावना बहुत अधिक होगी। इसलिए लिन शेन को धैर्यपूर्वक मूल्यांकन जारी रखना पड़ा। उसने सोचा था कि यह केवल एक औपचारिकता है, लेकिन जब उम्मीदवार संख्या 18 अंदर आई, तो उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने एक रोशनी चमक उठी हो। लिन शेन ने शायद ही कभी छोटे बालों वाली महिला का वर्णन करने के लिए सेक्सी शब्द का इस्तेमाल किया हो, लेकिन उसके सामने खड़ी महिला के छोटे बाल बहुत उपयुक्त लग रहे थे, जो उसके चेहरे की रेखाओं को पूरी तरह से उजागर कर रहे थे। उसकी सुंदरता साफ, तीक्ष्ण थी, एक तरह की स्पष्ट सुंदरता जो सीधे आत्मा को छूती थी। ऐसी ताजगी भरी कामुकता के सामने सारी विनम्रता, सारी विद्वत्तापूर्ण शालीनता महत्वहीन लगती थी। जन्म के बाद की साधना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन जन्मजात गुणों को बदला नहीं जा सकता। इस उम्मीदवार को देखने के बाद लिन शेन को अचानक लगा कि हू शायद थोड़ी बहुत असभ्य लग रही है। लिन शेन ने ओयांग यूडू द्वारा दी गई तस्वीरों को पलटा। वास्तव में ऐसी ही एक महिला थी, लेकिन केवल तस्वीरों को देखने से उसका न्याय नहीं हो सकता था। वह वास्तव में कहीं अधिक सुंदर थी। उसका फिगर पतला था, लेकिन दुबली नहीं थी, मोटी थी, लेकिन मोटी नहीं थी, गरिमा में थी, लेकिन तेजस्वी थी। ये वाक्यांश उसके लिए ही बनाए गए थे। अपना परिचय दें, ओयांग यू ने बगल से संकेत दिया। लिन वान, मानव, 22, 10वीं बारी आरोही, सभी कामों में माहिर, किसी में भी महारत नहीं, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन वान नाम ने लिन शेन को एक मानव ऋषि द्वारा लिखी गई कविता की एक सुंदर पंक्ति की याद दिला दी। उसका नाम उस पंक्ति के अंतिम 2 अक्षर थे। क्या आप खाना बना सकते हैं? लिन शेन ने पूछा। हाँ, लिन वान ने सिर हिलाया। क्या आप घर के काम कर सकते हैं? लिन शेन ने फिर पूछा। हाँ, लिन वान ने एक बार फिर सिर हिलाया। साम्राज्य में छिपी कहानियों का अन्वेषण करें। खांसी,
ओयांग यूडू ने लिन शेन को बीच में रोकते हुए हल्की खांसी की और लिन वान से पूछा, क्या आप दिव्य जाति के शिष्टाचार से परिचित हैं और दिव्य जाति के बारे में कुछ समझ रखते हैं? आप किस प्रकार के दिव्य जाति के शिष्टाचार की बात कर रहे हैं? लिन वान ने पूछा। क्या कोई अंतर है? ओयांग यूडू ने पूछा। सेलेस्टियल रेस शिष्टाचार के 3 प्रकार हैं। प्राचीन शिष्टाचार का आजकल बहुत कम उपयोग किया जाता है। आधुनिक शिष्टाचार को कुलीन शिष्टाचार और लोकप्रिय शिष्टाचार में विभाजित किया गया है। लोकप्रिय शिष्टाचार सभी के लिए उपयुक्त है, लेकिन कुलीन शिष्टाचार कुछ हद तक जटिल है। लिन वान ने सहजता से बात की और सेलेस्टियल रेस के विभिन्न शिष्टाचारों के बारे में बताया। यूडू, मुझे लगता है कि हमें उसे चुनना चाहिए, सक्षम, उच्च स्तरीय और सुंदर भी, लिन शेन ने कहा। चलो अभी भी पूरी प्रक्रिया पूरी करते हैं, केवल 2 उम्मीदवार बचे हैं, ओयांग यूडू ने कहा। बहुत अच्छा, सुश्री लिन वान, कृपया थोड़ी देर बाहर प्रतीक्षा करें और हम बाद में बात करेंगे, लिन शेन ने लिन वान से कहा। ओयांग यूडू खुद को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान देने से नहीं रोक सका। लिन शेन ने पहले ही अपना मन बना लिया था। अंतिम 2 उम्मीदवार वास्तव में प्रभावशाली थे, लेकिन ओयांग यूडू द्वारा पहले चुने गए लोगों की तरह उनके पास एक आंतरिक सुंदरता थी जो उनकी बाहरी सुंदरता को थोड़ा कम कर देती थी। उनके जाने के बाद लिन शेन ने लिन वान को बुलाया, जो बाहर इंतजार कर रहा था, वापस अंदर। उसने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, हम दोनों लिन उपनाम रखते हैं और हम दोनों मानव हैं। सदियों पहले हम एक ही परिवार से हो सकते थे। जब हम दूसरों के सामने होते हैं तो आप मुझे डीन कह सकते हैं, जब हम अकेले होते हैं तो बेझिझक मुझे लिन शेन कहें। लिन शेन। लिन वान की आवाज़ विशेष रूप से मधुर नहीं थी, न ही उसमें नाक की आवाज़ थी। ये कुछ हद तक ठंडी भी थी, फिर भी ये लोगों के दिलों में खुजली पैदा करने में कामयाब रही। लिन वान के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और उसे जाते हुए देखने के बाद ओयांग यूडू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर लिन शेन, किसी सुंदरी के जाल में न फंसें और सिर्फ इसलिए उस पर भरोसा करने में जल्दबाजी न करें क्योंकि वह मानव है। ब्रह्मांड में अपने ही लोगों द्वारा धोखा दिए जाने के अनगिनत उदाहरण हैं। लिन शेन ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मेरा अपना निर्णय है। अच्छा होगा अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो। ओयांग यूडू को पता था कि यह मिस्टर लिन शेन एक चंचल व्यक्ति है और उसने और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने विषय बदल दिया। तियानजुन के थर्ड माउंटेन से चुनौती के बारे में तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? उसके बारे में क्यों परेशान हो? अगर वह आना चाहता है तो उसे आने दो। मेरे पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं है, लिन शेन ने उदासीनता से कहा। यह इतना आसान नहीं है। थर्ड माउंटेन को स्काई पिनेकल स्टार में प्रवेश करने की मंजूरी दी गई है और यहाँ तक कि उसे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने की अनुमति दी गई है। मैं इस सब के पीछे सेलेस्टियल कोर्ट का हाथ देख सकता हूँ, ओयांग यूडू ने टिप्पणी की। लिन शेन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्होंने बेपरवाही से कहा, सेलेस्टियल कोर्ट नहीं चाहता कि सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट फिर से उभरे। स्वाभाविक रूप से ये हमें बाधित करने के लिए सब कुछ करेगा। थर्ड माउंटेन केवल एक मोहरा है। अगर वह मुझे हराने में कामयाब हो जाता है तो सेलेस्टियल कोर्ट उसे भर्ती कर लेगा और ब्रह्मांड की विभिन्न जातियां सोचेंगी कि सेलेस्टियल रेस के पास एक व्यापक दिमाग है जो सभी जातियों के शक्तिशाली व्यक्तियों को स्वीकार करने में सक्षम है। वे एक अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट और स्वर्गीय सम्राट दोनों के खिलाफ एक प्रहार भी करेंगे। यह उनके लिए एक जीत है। अगर थर्ड माउंटेन हार जाता है तो ब्रह्मांड के शीर्ष रैंकिंग वाले आरोही को सेलेस्टियल रेस के एक अधीनस्थ द्वारा पराजित किया जाएगा, जो हमारी प्रतिष्ठा के लिए भी फायदेमंद होगा। सेलेस्टियल कोर्ट की गणना वास्तव में चतुर है, ओयांग यूडू ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल, इसलिए मैं उससे परेशान नहीं हो सकता। उसे स्काई पिनेकल स्टार के इर्द गिर्द घूमने दो, चाहे वह कितना भी चाहे। अगर मैं उसे अनदेखा करूं तो निश्चित रूप से सेलेस्टियल कोर्ट उसे हमेशा के लिए यहाँ नहीं रख सकता, है न? लिन शेन ने कहा। ये सच है, लेकिन सेलेस्टियल कोर्ट निश्चित रूप से आप पर दबाव बनाने का कोई तरीका खोज लेगा। वे आपको इतना सहज नहीं रहने देंगे, ओयांग ने पलटवार किया। मैं बस सेलेस्टियल स्टार पर छिप जाऊंगा, क्या वे वास्तव में आकर मुझे बाहर खींच सकते हैं? लिन शेन ने पूछा। ओयांग यूडू मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि चुनौती स्वीकार करना शायद बुरा विचार नहीं होगा। हालांकि तियानजुन का थर्ड माउंटेन कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उसकी ताकत शायद क्रिस्टिन जैसे लोगों से कमतर नहीं है, लेकिन एक अलग शैली में। यहाँ तक कि क्रिस्टिन को भी उसके खिलाफ अनिश्चित लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। मैंने उसकी लड़ाइयाँ देखी हैं, उसकी डैमेज रिबाउंड क्षमता वाकई जबरदस्त है। आक्रामक ताकत जितनी मजबूत होगी, हमलावर को उतना ही अधिक नुकसान होगा। यह अज्ञात है कि क्या क्रिस्टिन की तलवार की रोशनी उसके डैमेज रिबाउंड को तोड़ सकती है। अगर ऐसा हो सकता है तो थर्ड माउंटेन के पास कोई मौका नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो क्रिस्टिन निश्चित रूप से हार जाएगी, क्योंकि वह डैमेज रिबाउंड बहुत विकृत है, लिन शेन ने सोचा। ओयांग यूडू ने सिर हिलाया, तो क्या आपको विश्वास है कि आप उसे हरा सकते हैं?
अगर आपको विश्वास है तो उसे जल्दी से नीचे ले जाना बेहतर होगा। मानवता की प्रतिष्ठा अभी बढ़नी शुरू हुई है। यदि आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं तो यह अन्य जातियों के संरक्षण में रहने वाले मनुष्यों के लिए अधिक अवसर प्रदान करेगा, जिससे उन्हें सत्ता में बैठे लोगों द्वारा तोप के चारे के रूप में व्यवहार किए जाने से रोका जा सकेगा। लिन शेन को यह भी पता था कि मानवता की वर्तमान स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। अधिकांश मानव कबीले तोप के चारे से अधिक कुछ नहीं थे। ठीक उसी तरह जैसे मेटिची परिवार, जो तियानशुन के अधीन था, ने तियानशुन के विस्तार में मदद करने के लिए जनशक्ति और संसाधनों का योगदान दिया, वे शुद्ध तोप के चारे थे। तियानशुन को निशाना बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा ठीक इसी तरह के भाग्य से बचने के लिए थी। अब ब्रह्मांडीय रैंकिंग में मनुष्यों के उदय के साथ कुछ शक्तिशाली कुलों ने मानव क्षमता को देखना शुरू कर दिया। कम से कम मानव परिवारों को उनके साथ संरेखित करने पर कुछ ध्यान दिया, संभावित रूप से उन्हें विकास के अधिक अवसर प्रदान किए। शायद कुछ तोप के चारे के भाग्य से बच पाएंगे। यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा और फिर अचानक हंसे। ये रैंकिंग नहीं है, आखिरकार कुछ भी चलता है। उसे हराने के लिए मुझे अपनी एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है। जब थर्ड माउंटेन ने स्काई पिनेकल स्टार में प्रवेश किया तो वास्तव में सेलेस्टियल रेस के आधिकारिक समाचार चैनल ने पूरी प्रक्रिया का प्रसारण किया। सेलेस्टियल कोर्ट ने एक ऐसा आयोजन भी किया जिसमें थर्ड माउंटेन व्यक्तिगत रूप से सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में चुनौती देने गया। स्पष्ट रूप से कोई भी व्यक्ति देख सकता था कि सेलेस्टियल रेस के भीतर ऐसे लोग थे जो लिन शेन को जवाब देने के लिए मजबूर कर रहे थे। तभी कई लोगों को एहसास हुआ कि लिन शेन वास्तव में सेलेस्टियल रेस के सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के डीन थे। एम्पायर में अध्याय पढ़ें। लिन शेन वास्तव में सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के डीन हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने दुर्जय हैं। सेलेस्टियल रेस के भीतर डीन बनने वाले एक अन्य रेस के सदस्य ने पहले ही लिन शेन की ताकत साबित कर दी है। मैंने सुना है कि लिन शेन एक उच्च रैंकिंग वाली सेलेस्टियल महिला अधिकारी का पसंदीदा व्यक्ति है। यही वजह है कि वह डीन के पद पर चढ़ने में सक्षम था। कौन सी सेलेस्टियल महिला अधिकारी इतनी शक्तिशाली है कि उसके पास इतनी ऊर्जा है? ये तियान परिवार की एक महिला बताई जाती है जिसके पास सेलेस्टियल कोर्ट में सीट भी है। अरे, ये तो वाकई बहुत बड़ा शुगर मम्मी गेम है। सेलेस्टियल कोर्ट में सीट पाने वाली महिला सेलेस्टियल कोई भी नहीं होती। लोगों की राय जल्दी ही बदल गई। लोग लिन शेन और महिला सेलेस्टियल के बारे में गपशप में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे, बजाय इसके कि वह खुद डीन था। सेलेस्टियल कोर्ट वाकई गंदा खेल खेल रहा है, कैथरीन, जो लाइव प्रसारण देख रही थी, ने मुंह सिकुड़ते हुए कहा। अगर वे हारते हैं तो सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट और तियानजुन का चेहरा खराब होगा। अगर वे जीतते हैं तो सेलेस्टियल रेस का सम्मान खत्म होगा। उनका कैलकुलस बहुत चालाक है। क्या आपको लगता है कि लिन शेन चुनौती स्वीकार करेंगे? टिया ने पूछा, सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के दरवाजे पर पहले से ही थर्ड माउंटेन को देखते हुए। कैथरीन ने कहा, शायद उसके पास मना करने की सुविधा नहीं है। जैसे ही सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के दरवाजे खुले और कोई बाहर आया। वहां कौन जाता है? व्यक्ति ने दरवाजे के बाहर खड़े थर्ड माउंटेन को देखा और पूछा। शान कबीले का तीसरा माउंटेन लिन शेन को चुनौती देने के लिए यहाँ आया है, थर्ड माउंटेन ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को चुनौती पेश करते हुए कहा। उस व्यक्ति ने इसे बिना लिए ही देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या आपके पास हमारे सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के डीन को चुनौती देने की योग्यता है? मैं कबीले की रैंकिंग के लिए आरोही सूची में पहले स्थान पर हूँ। क्या ये योग्यता पर्याप्त नहीं है? थर्ड माउंटेन ने गंभीरता से कहा। आरोही सूची में पहले स्थान पर? इसकी क्या कीमत है? हमारे डीन के बराबर खड़े होने के योग्य? आदमी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसके शब्दों ने पूरे ब्रह्मांड में सूची में स्थान पाने वाले अनगिनत आरोही को तुरंत क्रोधित कर दिया। जल्द ही हर कोई लिन शेन के अहंकार के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि वह रैंकिंग सूची में शामिल आरोही लोगों को किसी भी तरह से सम्मान नहीं देता था। अगर आरोही सूची में पहला स्थान पाना ही काफ़ी नहीं है तो मुझे पूछना चाहिए कि लिन शेन को चुनौती देने के लिए कौन योग्य है। थर्ड माउंटेन को मन ही मन खुशी हुई कि लिन शेन का अधीनस्थ इतना अहंकारी था, इसने उसे नैतिक रूप से उच्च स्थान पर पहुंचा दिया। उस व्यक्ति ने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया और आगे कहा, कोई भी योग्य नहीं है। थर्ड माउंटेन के बोलने का इंतजार किए बिना वह व्यक्ति आगे बोला, सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में 100 साल से ज़्यादा समय से कोई डीन नहीं है, क्योंकि हम सबसे अच्छा न होने से बेहतर है, में विश्वास करते हैं। स्वर्गीय सम्राट को सेलेस्टियल मास्टर संस्थान के लिए एक नए डीन का चयन करने में बहुत समय लगा जो गुणी और योग्य हो। वह पूरे संस्थान का भविष्य संभालता है और इसके साथ ही अनगिनत परिवारों का भविष्य अकेले उस पर निर्भर करता है। उसका जीवन अब उसका अपना नहीं है, ये हमारे पूरे सेलेस्टियल मास्टर संस्थान का है। डीन को कबीले की रैंकिंग की लड़ाई में भाग लेने देना एक अनिच्छुक अंतिम उपाय था। उसने अपनी जाति के गौरव के लिए लड़ाई लड़ी, हमें उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन अब जब वह प्रतियोगिता से हट गया है तो यह अब कबीले की रैंकिंग के लिए युद्ध का मैदान नहीं है और उसका आपसे कोई झगड़ा नहीं है। उसे आपकी चुनौती क्यों स्वीकार करनी चाहिए?
हमारे डीन को चुनौती देना हमारे संस्थान में अनगिनत परिवारों के भविष्य को चुनौती देने जैसा है। आप हमारी जान के पीछे पड़े हैं। आपके अकेले जीवन को सेलेस्टियल मास्टर संस्थान में इतने सारे लोगों के जीवन को चुनौती देने का अधिकार क्या देता है? आदमी ने थर्ड माउंटेन को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, आपकी मौत मायने नहीं रखती, लेकिन अगर हमारे डीन को मामूली चोट भी लगती है तो क्या आप संस्थान में युवा और बूढ़े अनगिनत लोगों का समर्थन करेंगे? ये तो बस एक मुकाबला है। अगर तुम्हारा डीन सक्षम है तो इन चीज़ों की चिंता क्यों करता है जब तक कि वह मुझसे यानी तीसरे माउंटेन से डरता न हो। तीसरा माउंटेन बिना हिले डुले उदासीनता से बोलता रहा। ये सुनकर वह आदमी हंसा। मैंने इतना कुछ सिर्फ ये बताने के लिए कहा है कि तुम और हमारे डीन एक ही स्तर पर नहीं हैं, नहीं तुम दोनों की जिम्मेदारियां एक जैसी हैं। अगर कबीले की रैंकिंग न होती तो तुम्हें उसे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं होता। अगर हर टॉम, डिक और हैरी चुनौती भेजे तो क्या हमारे डीन कभी कोई काम कर पाएंगे? हालांकि चूंकि तुम अपना नाम बनाने के लिए इतने उत्सुक हो और उसे चुनौती देने पर जोर दे रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी बात मानेंगे। यहाँ रुको, हमारे डीन काम में व्यस्त हैं, अपना काम पूरा करने के बाद वह तुम्हारी चुनौती का जवाब देंगे। ये कहने के बाद उस आदमी ने थर्ड माउंटेन के हाथ से चुनौती ली और जवाब का इंतजार किए बिना दरवाज़ा बंद कर दिया। बहुत से लोगों को लगा कि उसने जो कहा उसमें तर्क था, ये देखते हुए कि लिन शेन 100 साल से ज़्यादा समय के बाद स्वर्गीय सम्राट द्वारा नवचयनित डीन थे। ऐसे व्यक्ति के पास स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत और स्तर से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। उनके लिए द्वंद्व का नतीजा वाकई तुच्छ लगता था। अकेले थर्ड माउंटेन के लिए पूरे संस्थान के डीन को चुनौती देना वास्तव में स्थिति में बहुत बड़ा अंतर था। इस घटना ने स्वर्गीय नेटवर्क पर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। कुछ लोगों का मानना था कि उच्च और निम्न स्थिति के बीच कोई अंतर नहीं था। साथ ही आरोही के रूप में थर्ड माउंटेन को लिन शेन को चुनौती देने का अधिकार था। हालांकि दूसरों को लगा कि पूरे सेलेस्टियल मास्टर संस्थान के भविष्य के लिए जिम्मेदार डीन के रूप में, बिना किसी झगड़े या कारण के और कबीले की रैंकिंग सूची में नहीं होने के कारण, उसे ऐसी अपमानजनक चुनौती क्यों स्वीकार करनी चाहिए। हर किसी के पास अपने तर्क थे और कोई भी पक्ष दूसरे को मना नहीं सका। हालांकि कई लोगों का आमतौर पर मानना था कि लिन शेन निश्चित रूप से थर्ड माउंटेन को हराने के बारे में आश्वस्त महसूस नहीं कर रहे थे, अन्यथा उन्होंने इतना हंगामा नहीं किया होता। आखिरकार हम आरोही सूची में शीर्ष स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि लिन शेन दुर्जय है, लेकिन उसे जीत का भरोसा नहीं है, किसी ने कहा। जीत की गारंटी को भूल जाए, क्या वह जीत सकता है, ये सवाल ही है। थर्ड माउंटेन डैमेज रिबाउंड में माहिर है और लिन शेन की ताकत हमला करने की क्षमता में निहित है, जो उस पर वापस हमला कर सकती है, जिससे वह खुद घायल हो सकता है या बिना लड़े ही मर सकता है, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। लिन शेन मजबूत है, लेकिन मुझे लगता है कि थर्ड माउंटेन उसके लिए बहुत ज़्यादा काउंटर है। इस तरह की राय हेवनली नेटवर्क पर व्यापक थी, जिसमें बहुमत को लगा कि थर्ड माउंटेन लिन शेन का दुश्मन है। यही वजह है कि लिन शेन ने चुनौती को तुरंत स्वीकार नहीं किया। लिन शेन अपने कार्यालय में ओयांग यूडू के साथ चाय पी रहे थे, जबकि वह व्यक्ति जो दरवाजे पर थर्ड माउंटेन से बात कर रहा था अंदर आया। डीन मंत्री ओयांग, यहाँ थर्ड माउंटेन की चुनौती है। अताए, अच्छी बात कही, चलो हमारे साथ चाय पियो। लिन शेन ने अपने बगल में एक सीट की ओर इशारा किया। नॉर्थ ईस्ट ताई थोड़ा हिचकिचाया। उसने सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में प्रवेश तो लिया था, लेकिन लिन शेन के सहायक के रूप में नहीं, इसके बजाय वह ओयांग यू के अधीन विशेष सेवा विभाग में शामिल हो गया। डीन जो कहे उसे बिना ज्यादा सोचे समझे करो, ओयांग यूडू ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी नॉर्थ ईस्ट ताई बैठ गया और लिन शेन और ओयांग यूडू ने बातचीत करना और चाय पीना जारी रखा, मानो वे बाहर चुनौतीपूर्ण थर्ड माउंटेन के बारे में भूल गए हों। लिन वान ने तीनों के लिए एक व्यवस्थित तरीके से चाय बनाई। काम करते समय वह बेहद पेशेवर दिख रही थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण कारक उसकी सुंदरता थी, जिसने मूल रूप से फीकी चाय में कुछ सुगंधित नोट जोड़े। लिन शेन थर्ड माउंटेन का ख्याल जल्दी से रखना चाहता था, लेकिन ओयांग यूडू ने उसे जल्दबाजी न करने की सलाह दी। अगर वह चुनौतियों को इतनी आसानी से स्वीकार करना शुरू कर देता तो क्या इससे अंतहीन परेशानी नहीं होती। इस तरह का मुद्दा एक बार हो सकता है, लेकिन दूसरी बार नहीं। यही वजह है कि ओयांग यूडू ने नॉर्थ ईस्ट ताई से ये शब्द कहे। वह सभी को बताना चाहता था कि लिन शेन एक संस्थान का डीन था, जिसके पास कई मामलों को निपटाना था। उसके पास थर्ड माउंटेन जैसे लोगों से परेशान होने या किसी भी चुनौती को स्वीकार करने का समय नहीं था। अगर कोई उसे चुनौती देना चाहता था तो वह गेट के बाहर इंतजार कर सकता था। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक डीन अपने मामलों से निपट न ले, और जब उसके पास समय होगा तब वह आपसे मिलेगा। लिन शेन को यह स्वीकार करना पड़ा कि ओयांग यूडू के सोचने का तरीका वास्तव में ओयांग परिवार का मुखिया बनने के बाद से बहुत बदल गया था। मुझे ऐसे मत देखो, जब तक कि तुम चुनौतियों की अंतहीन धारा का सामना नहीं करना चाहते, तुम्हें भूमिका निभानी होगी, ओयांग यूडू ने अपनी चाय पीते हुए कहा।
स्वाभाविक रूप से लिनशेन नहीं चाहते थे कि इस तरह के मुद्दे उठते रहें और इसलिए उन्होंने अपनी चाय का स्वाद लेना जारी रखने के लिए अपना मुंह बंद कर लिया। तीसरा पर्वत बाहर इंतजार कर रहा था, एक पहाड़ की तरह शांत और अविचल, अपने दृष्टिकोण में आश्वस्त। सेलेस्टियल रेस के लाइव स्ट्रीम क्रू ने कैमरों को तीसरे पर्वत पर रखा, ब्रह्मांड में लाइव प्रसारण किया। शुरुआत में चर्चाएं जीवंत थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तीसरा पर्वत पहले से ही 1 घंटे से अधिक समय तक बाहर खड़ा रहा और लिनशेन बाहर नहीं आए। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के द्वार मजबूती से बंद रहे, यहाँ तक कि मानसिक रूप से तैयार तीसरा पर्वत भी बाहर से अविचलित दिखाई दिया, मानो पहाड़ की तरह जड़वत हो, लेकिन अंदर से गुस्से से उबल रहा था। ऑनलाइन लोग अनुमान लगा रहे थे कि क्या लिनशेन तीसरे पर्वत से डरता था और इसीलिए उसने चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, देरी का इस्तेमाल समय खरीदने के लिए किया। हालांकि ज़्यादातर लोग जानते थे कि देरी करने से ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। आखिरकार लिनशेन को तीसरे पर्वत को जवाब देना होगा। लिनशेन काफ़ी रवैया दिखा रहा है, तो क्या हुआ अगर वह डीन है? ये बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखा रहा है। क्या वह लड़ने की हिम्मत करता है या नहीं? क्या वह स्पष्ट जवाब नहीं दे सकता? जैसे जैसे समय बीतता गया, अधीर लोगों की संख्या बढ़ती गई। जैसे ही तीसरा पर्वत अपना धैर्य खोने वाला था, सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के भव्य द्वार आखिरकार फिर से खुल गए। नॉर्थ ईस्ट ताई, जिसे उन्होंने पहले देखा था, गेट से बाहर आ गया। नॉर्थ ईस्ट ताई को देखकर लाइव स्ट्रीम क्रू उत्साहित हो गया और अपने कैमरे उसकी ओर घुमाने लगा। डीन ने आपकी चुनौती स्वीकार कर ली है, नॉर्थ ईस्ट ताई ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर भीड़ बहुत खुश हुई। इतने लंबे इंतजार के बाद ये व्यर्थ नहीं गया था, लिनशेन आखिरकार चुनौती स्वीकार कर रहा था। हालांकि डीन आधिकारिक कर्तव्यों में व्यस्त हैं और अभी आपसे नहीं लड़ सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट ताई के इन शब्दों ने सभी को भौंचक्का कर दिया। क्या वह लड़ने की हिम्मत रखता है या वह और देरी करना चाहता है? दर्शकों ने उदास होकर सोचा और लिनशेन के बारे में उनकी धारणा और भी खराब हो गई। हम एक समय और स्थान निर्धारित कर सकते हैं, जब भी आप तैयार हों। मैं तैयार हूं, थर्ड माउंटेन ने गहरी आवाज में कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कृपया थोड़ा और इंतज़ार करें। आपकी चुनौती स्वीकार करना एक निजी मामला है और डीन को आखिरकार अपने आधिकारिक कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी होती है। एक बार जब वह अपना काम पूरा कर लेगा तो वह तुरंत बाहर आकर आपसे लड़ेगा। ये कहने के बाद नॉर्थ ईस्ट ताई मुड़ी और वापस अंदर चली गई और एक बार फिर से गेट बंद कर दिए। थर्ड माउंटेन और बाहर से देख रहे लोग बस इंतज़ार ही करते रह सकते थे। नॉर्थ ईस्ट ताई के अनुसार लिनशेन अपना काम खत्म करने के बाद ज़्यादा समय नहीं लेगा और वास्तव में दोपहर हो चुकी थी, उसे अपने काम लगभग पूरे कर लेने चाहिए थे। लेकिन वे इंतज़ार करते रहे और इंतज़ार करते रहे, कोई भी पल न चूकने के लिए। लाइव स्ट्रीम क्रू ने दोपहर का खाना भी छोड़ दिया। फिर भी जैसे जैसे घंटे बीतते गए और सूरज ढलने लगा, सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के गेट मजबूती से बंद रहे। लिनशेन आखिर क्या कर रहे हैं? क्या वह इसे शाम तक खींचने की योजना बना रहे हैं और फिर बहाना बना रहे हैं कि कल तक देरी जारी रखने के लिए बहुत देर हो चुकी है? शायद उनके आधिकारिक कर्तव्य वास्तव में उन्हें अभी व्यस्त रख रहे हैं। कुछ लोग अभी भी अटकलें लगा रहे हैं। ये बकवास है। काम चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, क्या उसे दोपहर के भोजन के लिए भी समय नहीं मिल पाता? दरवाजे पर खड़ा तीसरा पर्वत भी थोड़ा निराश दिखने लगा। वह लिनशेन को चुनौती देने के लिए जोश से भरा हुआ यहाँ आया था, लेकिन इतने लंबे समय तक बाहर खड़े रहने के बाद उसकी सारी गति गायब हो गई थी। तीसरे पर्वत ने मन ही मन लिनशेन को उसकी बेशर्मी के लिए कोसा, लेकिन अपना चेहरा शांत रखा, शांत आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई दिया, जैसे कि लिनशेन के सभी कार्य उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप थे। अगर अब उसका अपना आत्मविश्वास डगमगाया तो वह वास्तव में अपना सारा सम्मान खो देगा। तीसरा पर्वत असहाय महसूस कर रहा था। उसने मान लिया था कि लिनशेन या तो लड़ाई से इनकार कर देगा या सहमत हो जाएगा। किसी भी तरह एक त्वरित समाधान की उम्मीद थी, लेकिन उसने इस तरह के टालमटोल की उम्मीद नहीं की थी। यहाँ आने से पहले उसने एन परिवार के स्वामी के साथ जो योजना पर चर्चा की थी, उसके बिल्कुल विपरीत, और उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। एन परिवार के स्वामी भी नाखुश दिखे, लेकिन वे तीसरे पर्वत की खुलकर मदद नहीं कर सकते थे। अगर तीसरा पर्वत उनकी मदद से जीत जाता तो उसे मनाने का अगला कदम उसके शामिल होने से बहुत पारदर्शिता आएगी। लिनशेन की प्रतिष्ठा अपने आप में बहुत मजबूत थी, जिससे थर्ड माउंटेन के लिए सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में जबरदस्ती घुसना असंभव हो गया। एन फैमिली के लॉर्ड को भी पता था कि सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में गिरावट तो आई है, लेकिन थर्ड माउंटेन जैसे व्यक्ति के लिए यह ऐसी जगह नहीं है जहां वह बेतहाशा घुस जाए। वह अपनी छोटी जाति से पहला आरोही हो सकता है, लेकिन निर्वाण रैंकिंग से सबसे बेहतरीन व्यक्ति भी, जिसने सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में घुसपैठ करने की हिम्मत की, वह अपनी जान बचाकर नहीं निकल सकता था। ये सब अंदर के उन सम्मानित व्यक्तियों की सनक पर निर्भर करता था। थर्ड माउंटेन अच्छी तरह से जानता था कि स्काई पिनिकल स्टार ऐसी जगह नहीं थी जहां उसकी जैसी छोटी जातियों के आरोही परेशानी खड़ी कर सकें। उसे धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ा।
अनिश्चित समय के बाद जैसे जैसे दिन ढलने लगा, थर्ड माउंटेन ने सोचा कि लिन शेन अगले दिन तक लड़ाई को स्थगित करने का इरादा रखता है, यह मानते हुए कि आज कोई लड़ाई नहीं होगी। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसने एक चरमराहट की आवाज़ सुनी और देखा कि सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के द्वार आखिरकार फिर से खुल गए थे। टाइगर व्यक्ति को देखने की उम्मीद करते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब इसके बजाय लिन शेन खुद सामने आए। थर्ड माउंटेन, आपको इंतज़ार करवाने के लिए मेरी माफ़ी। आधिकारिक कर्तव्य अब निपट चुके हैं और मैं आपकी चुनौती स्वीकार कर सकता हूं, लिन शेन ने गेट के बाहर कदम रखते हुए कहा, ऊपर की सीढ़ियों पर खड़े होकर और थर्ड माउंटेन को देखते हुए। अब थर्ड माउंटेन आश्चर्यचकित था, उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन शेन वास्तव में अगले दिन तक देरी से बचेंगे। हाँ, अभी मुझे कल काम है और अब इस संक्षिप्त अवधि के दौरान जब मैं मुक्त हूँ तो हम इसे हल कर सकते हैं, लिन शेन ने कहा, जैसे कि वह काम से घर लौटते समय केवल एक छोटा सा काम निपटा रहा हो। दो मजबूत दावेदारों के बीच टकराव के तनाव का पूरी तरह से अभाव था। अंधेरा हो रहा है, क्या तुम्हें यकीन है कि यह ठीक है? तीसरे पर्वत ने सोचा कि अगर लिन शेन हार गया तो क्या वह अंधेरे को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करेगा। इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए, लिन शेन ने हल्के से कहा, क्या हम अभी शुरू करें? इसके साथ ही लिन शेन ने तीसरे पर्वत को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। हाँ, लिन शेन अभी भी वही पुरानी लिन शेन है। बाकी सभी को लगा कि वह थर्ड माउंटेन से डरता है, लेकिन पता चला कि उसने उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं। कोई भी डींग मार सकता है, लेकिन थर्ड माउंटेन की रक्षात्मक क्षमताओं के साथ वह रात होने से पहले लड़ाई को कैसे हल कर सकता है? शायद उसका मतलब ये था कि वह खुद हारने से पहले अंधेरा भी नहीं होगा। मैं बस ये देखने का इंतजार कर रहा हूँ कि अंधेरा होने से पहले किससे निपटा जाता है। स्काई नेट पर लोग पागल हो गए हैं। थर्ड माउंटेन को गंभीरता से न लेने के लिन शेन के रवैये से ऐसा लग रहा था कि वह असेंशन रैंकिंग में नंबर 1 का सम्मान नहीं करता। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि थर्ड माउंटेन लिन शेन को चुनौती देने के लिए खुद ही यहां आया था, जिसने उनके साथ किसी भी तरह से गलत नहीं किया था। उनके आक्रामक दृष्टिकोण के साथ लिन शेन का उनसे लड़ने के लिए सहमत होना पहले से ही उन्हें पर्याप्त सम्मान दे रहा था। ठीक है, चलो अब करते हैं फिर, थर्ड माउंटेन ने एक तरफ से नज़र डालते हुए ठंडे स्वर में कहा। हम कहाँ लड़ेंगे? ठीक है, क्या हम शुरू कर सकते हैं अब? लिन शेन ने फिर पूछा। यहाँ थर्ड माउंटेन ने अपनी भौहें थोड़ी सी खुलीं। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का स्थान इंपीरियल पैलेस से बहुत दूर नहीं था और यह ग्रह के शहर के केंद्र के काफ़ी करीब था। अगर वे यहाँ लड़े और आसपास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं तो सेलेस्टियल रेस चीज़ों को इतनी आसानी से फिसलने नहीं देगी। हाँ, देर हो रही है, चलो अब और समय बर्बाद नहीं करते, लिन शेन ने कहा। ये सुनने वाले सभी लोगों के चेहरे पर एक अजीब भाव था। उन्हें नहीं पता था कि वास्तव में कौन समय बर्बाद कर रहा है। चूंकि तुम कोई कदम नहीं उठा रहे हो तो मैं पहले जाऊंगा। थर्ड माउंटेन को हिचकिचाते हुए देखकर लिन शेन ने सीधे एक पेट कैप्सूल फेंक दिया, वही सुपरसोज होली शील्ड ड्रैगन जिसे उसने कुछ समय पहले ही हासिल किया था। चूंकि होली शील्ड ड्रैगन को सक्रिय करने के लिए 3 चाबियों की आवश्यकता होती है और साधारण पेट गन को एक कैप्सूल के लिए एक कुंजी के साथ डिज़ाइन किया गया था, न कि एक पेट कैप्सूल के लिए 3 कुंजियों के साथ, इसलिए लिन शेन को इसे मैन्युअल रूप से संचालित करना पड़ा। सौभाग्य से ची शिनहुओ से मडफिश कैचिंग स्किल सीखने के बाद उसके हाथ की गति और निपुणता में बहुत सुधार हुआ था। वह कैप्सूल के 3 छेदों में एक साथ 3 चाबियां डाल सकता था, जो तत्काल सक्रियण से लगभग अलग नहीं था। जब थर्ड माउंटेन ने लिन शेन को आगे बढ़ते देखा तो उसने सोचा कि लिन शेन सफिंग फिस्ट या पिस्टल एयर स्ट्राइक स्किल का उपयोग करेगा और जल्दी से अपने कवच को बुलाया। उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया और उसका कवच लचीले रबर की तरह लहरों की तरह लहराने लगा। हर कोई थर्ड माउंटेन और लिन शेन को देख रहा था, एक ज़बरदस्त लड़ाई की उम्मीद कर रहा था और पिस्टल एयर स्ट्राइक स्किल और रिफ्लेक्टिव डैमेज स्किल के टकराव का इंतजार कर रहा था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने देखा कि लिन शेन ने अपना हाथ उठाया और एक पेट कैप्सूल छोड़ा, जिससे सभी दंग रह गए। तभी कुछ लोगों को याद आया कि ये दौड़ की रैंकिंग के लिए लड़ाई नहीं थी, जहां पालतू जानवरों और विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता था। जैसे ही उन्होंने देखा कि पेट कैप्सूल तुरंत एक पालतू जानवर में बदल गया, एक पहाड़ी की तरह विशाल उन पर गिर रहा था, थर्ड माउंटेन का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया, पालतू जानवर को दूर भगाने की कोशिश की। हालांकि उसका थप्पड़ न केवल पालतू जानवर को मारने में विफल रहा, बल्कि उसे दूर धकेलने में भी कामयाब नहीं हुआ। पालतू जानवर का विशाल शरीर सीधे नीचे दबा, तुरंत उसके नीचे मोटा थर्ड माउंटेन को कुचल दिया जैसे मुर्गी अंडे से रही हो। हर कोई अचंभित रह गया, क्योंकि तीसरा पर्वत नीचे दबकर दृष्टि से ओझल हो गया और काफी समय तक दिखाई नहीं दिया। अब थर्ड माउंटेन बेहद निराश था। होली शील्ड ड्रैगन के नीचे दबा हुआ था, वह उसे दूर भी नहीं धकेल सकता था। उसकी परावर्तक क्षति क्षमता का होली शील्ड ड्रैगन पर कोई प्रभाव नहीं था, उसे इतना कसकर दबाया गया था कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था।
लिन शेन ये दृश्य देखकर लगभग जोर से हंस पड़ा, लेकिन सौभाग्य से वह इतना पेशेवर था कि उसने उसे वापस पकड़ लिया और कोई मनोरंजन नहीं दिखाया। होली शील्ड ड्रैगन के वजन और ताकत के साथ एस्केंडर्स इसे आसानी से धकेल नहीं सकते थे। ट्राई लाइफ बेस्ड एंटन कॉन्सेप्ट क्या था? मूल रूप से यह असेंशन लेवल पर पूर्ण जयता थी और केवल कुछ बढ़ाए गए एट्रीब्यूट कौशल के साथ इसकी विशेषताएं 1000 के करीब पहुंच सकती थीं। यहाँ तक कि जब लिन शेन खुद 10वें टन असेंशन पर पहुंचे तो उन्हें ताकत के मामले में होली शील्ड ड्रैगन से मुकाबला करना मुश्किल लगेगा। इसके अलावा थर्ड माउंटेन रिबाउंडिंग डैमेज में कुशल था, आक्रामक आक्रमण उसका मजबूत पक्ष नहीं था। साधारण आरोही के खिलाफ तो वह ठीक ठाक रहा, लेकिन होली शील्ड ड्रैगन के खिलाफ वह पर्याप्त नहीं था। खामोशी, हर कोई बस होली शील्ड ड्रैगन और थर्ड माउंटेन को घूर रहा था, जो उसके नीचे गायब हो गया था। अरे, ये किस तरह का पालतू जानवर है, इतना बढ़िया। वह पालतू जानवर बहुत ताकतवर है। थर्ड माउंटेन नीचे दबा हुआ है और बाहर भी नहीं निकल सकता, बहुत बढ़िया। क्या ये धोखा देने जैसा नहीं है? आप द्वंद्व युद्ध में पालतू जानवरों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? यह कोई रेस रैंकिंग लड़ाई नहीं है, आप पालतू जानवरों का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? पालतू जानवर भी किसी की ताकत का हिस्सा होते हैं, है ना? आखिर वह पालतू जानवर क्या है? ये बहुत शक्तिशाली है। थर्ड माउंटेन शीर्ष आरोही के शीर्ष पर बैठा है और वह वास्तव में बाहर नहीं निकल सकता। लड़ाई खत्म हो गई है। थर्ड माउंटेन वास्तव में बाहर नहीं निकल सका। उसने पहले ही अपना लाइफ बेस इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन वह होली शील्ड ड्रैगन को हिला पाने में पूरी तरह से असमर्थ था। होली शील्ड ड्रैगन एक ऐसा विपथन था जो निर्वाण स्तर के हमलों को भी रोक सकता था। थर्ड माउंटेन के जीवन आधार की थोड़ी सी आक्रमण शक्ति के कारण इसे हिला पाना संभव नहीं था। इसके अलावा होली शील्ड ड्रैगन में बल को नष्ट करने, क्षति को वापस लाने और ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता थी। होली शील्ड ड्रैगन की तुलना में थर्ड माउंटेन की क्षमताएं अभी भी कम थीं। थर्ड माउंटेन, समय बर्बाद करना बंद करो और लड़ने के लिए बाहर आओ, लिन शेन ने पूरी गंभीरता से थर्ड माउंटेन को पुकारा। इस टिप्पणी ने कई लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। किसी ने स्काईवेब पर सीधे जवाब दिया, लॉर्ड डीन, क्या आपको लगता है कि थर्ड माउंटेन बाहर आकर खुद से लड़ना नहीं चाहता? हाँ, मैं हंसते हंसते मर रहा हूँ। लिन ने अपना चेहरा सीधा कैसे रखा। सच में मास्टर, इतनी व्यावसायिकता। थर्ड माउंटेन को अब बहुत पछतावा हो रहा होगा, उसने इस मास्टर एक्टर को भड़काने की जहमत क्यों उठाई। बहुत दुखद, पहले से ही नंबर 1 असेंडर और फिर भी पिटने के लिए तैयार। वास्तव में लिन बिल्कुल सही था, इतना समय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार ड्रॉप और लड़ाई खत्म। जब लिन शेन ने देखा कि कोई जवाब नहीं दे रहा है तो थोड़ी देर बाद उसने ऐसे बोला जैसे उसे अभी अभी एहसास हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बाहर नहीं आ सकते, है ना? रुको, मैं अपना पालतू वापस ले लूंगा। लिन शेन ने इशारा किया और पवित्र शील्ड ड्रैगन उसके पास वापस आया। उसके हाथ में उतरते ही एक पालतू कैप्सूल में बदल गया। तभी सभी ने थर्ड माउंटेन को जमीन से ऊपर उठते देखा, जो कि बहुत ज्यादा घिसा पिटा लग रहा था। स्काई पिनेकल स्टार सिटी में ज़मीनी सामग्री ऐसी नहीं थी जिसे आसानी से आरोहण स्तर की ताकत से नष्ट किया जा सके, लेकिन फिर भी ज़मीन पर एक हल्की मानव आकार की आकृति बची हुई थी, जो दर्शाती है कि थर्ड माउंटेन को काफ़ी नुकसान हुआ था। लिन शेन, हमारी लड़ाई, आपने पालतू का उपयोग क्यों किया? थर्ड माउंटेन संतुष्ट नहीं था। अगर उसे पता होता कि लिन शेन पालतू का उपयोग करेगा तो वह इतना लापरवाह नहीं होता और सीधे होली शील्ड ड्रैगन के नीचे दब जाता। पेट का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन मेरा पालतू भी आरोहण स्तर पर है। क्या तुम आरोही स्तर पर सबसे मजबूत आरोही नहीं हो? लिन शेन ने पूछा, थर्ड माउंटेन को देखते हुए आश्चर्य का नाटक करते हुए। शब्दों से मारते हुए सभी ने इशारा पकड़ लिया। ये थर्ड माउंटेन पर एक प्रहार था, ये सुझाव देते हुए कि वह अपने पालतू जानवर के बराबर भी नहीं था। तुम, थर्ड माउंटेन ने अपने दांत पीस लिए, अपने गुस्से को काबू में करते हुए, और लिन शेन को घूरते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पालतू जानवर का इस्तेमाल करोगे, इसलिए मैंने इस बार अपना पालतू जानवर नहीं लाया, तुम्हारे साथ एक निष्पक्ष लड़ाई की उम्मीद में। ठीक है। लिन शेन ने भयावह ईविल घोस्ट ब्लेड निकाला और थर्ड माउंटेन की ओर देखा, क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? थर्ड माउंटेन ने लिन शेन के हाथ में ईविल घोस्ट ब्लेड को देखा और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत विचित्र हो गई। अगर लिन शेन ने हथियार के रूप में स्पिरिट बेस निकाला होता तो थर्ड माउंटेन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता, लेकिन उसे अभी अभी लिन शेन के पालतू जानवरों में से एक ने दबा दिया था और अब लिन शेन ने स्पिरिट बेस हथियार निकाला था, जिससे उसे साजिश की गंध आ गई। थर्ड माउंटेन को बहुत संदेह था कि लिन शेन के हाथ में हथियार विशेष रूप से उसका मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन उसने अभी अभी लिन शेन को अपने पालतू जानवरों का उपयोग न करने के लिए कहा था और अब उसे अपने स्पिरिट बेस का उपयोग न करने के लिए कहना उसकी ओर से क्षमता की कमी को दर्शाता है। देर हो रही है, क्या हम जल्दी शुरू कर सकते हैं? लिन शेन ने थर्ड माउंटेन की ओर देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि हमारा द्वंद्व शुद्ध हो सकता है।
नस्लीय रैंकिंग की तरह, जहां किसी बाहरी सहायता के बिना युद्ध में केवल अपनी क्षमताओं का उपयोग किया जाता है, थर्ड माउंटेन ने कहा। समझ गया। लिन शेन ने तेजी से इविल घोस्ट ब्लेड को अपनी पीठ पर हथियार बैग में वापस सरका दिया और एक इशारे से फोल्डिंग फैन को हाथ में ले लिया। उसने तेजी से इसे अपनी छाती के सामने खोला और धीरे से हिलाया, फिर थर्ड माउंटेन की ओर मुस्कुराया। क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं? थर्ड माउंटेन जानता था कि अगर वह जारी रहा तो वह शायद अपनी सारी गति खो देगा। अगर उसके पास कोई विकल्प होता तो वह आज लिन शेन के साथ लड़ाई को छोड़ना पसंद करता। लेकिन अब तीर डोरी पर था और उसे निशाना लगाना था। उसे सेलेस्टियल रेस में उच्च नोट पर शामिल होने के लिए लिन शेन को हराना था। केवल इस तरह से वह बेहतर उपचार और अधिक अवसर प्राप्त कर सकता था। थर्ड माउंटेन ने तुरंत अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कवच अविश्वसनीय रूप से कठोर हो गया और यहाँ तक कि उसके शरीर पर कांटे उगाए जैसे कि एक हाथी। लिन शेन ने थर्ड माउंटेन के शरीर पर कांटों को बिना किसी आश्चर्य के देखा। उसने पहले भी थर्ड माउंटेन की लड़ाइयाँ देखी थीं और जानता था कि वे कांटे उसके जीवन आधार थे। थर्ड माउंटेन ने मुक्का मारते हुए सीधे लिन शेन की ओर हमला किया। मुक्का आने से पहले ही ऊपर के कांटे लिन शेन के चेहरे तक पहुंच चुके थे। हर किसी को लगा कि एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। लिन शेन को सफिंग फिस्ट और पिस्टल एयर स्ट्राइक स्किल के साथ अपने फोल्डिंग फैन लाइफ बेस का इस्तेमाल करते हुए देखने की उम्मीद थी। हालांकि जैसे ही थर्ड माउंटेन का भयंकर मुक्का लिन शेन की ओर बढ़ा, लिन शेन ने फिर भी अपने फोल्डिंग फैन को धीरे से हिलाया, बिना किसी रक्षात्मक रुख के, अपने कवच को भी नहीं बुलाया, बस थर्ड माउंटेन को उदासीनता से देख रहा था। बस जब सभी को लगा कि लिन शेन अपने फोल्डिंग फैन से थर्ड माउंटेन के मुक्के को रोकने वाला है, तो लिन शेन का दूसरा हाथ, जो उसकी आस्तीन में छिपा था, थोड़ा हिल गया। तीसरा माउंटेन, जो उसकी ओर दौड़ा था, अचानक उसके सामने रुक गया। उसकी मुट्ठी पर लगे कांटे लिन शेन के माथे से केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर थे, लेकिन वह छोटी सी दूरी धरती के छोर जितनी विशाल लग रही थी। लोग इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं थे कि वास्तव में क्या हुआ था। तीसरा माउंटेन क्यों रुक गया था? लिन शेन ने मुक्का भी नहीं रोका था। तीसरा माउंटेन उसे नीचे क्यों नहीं मार पाया? तीसरा माउंटेन क्या कर रहा है? वह मुक्का क्यों नहीं मारता? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लिन शेन बेस म्यूटेशन पावर का उपयोग नहीं कर रहा है? उसे लगता है कि यह अनुचित है, इसलिए उसने मुक्का नहीं मारा। लिन शेन बहुत ज्यादा जोखिम उठा रहा है। अगर तीसरा माउंटेन नहीं रुकता तो क्या उसका सिर उस मुक्के से नहीं फूट जाता? यह उबाऊ है। वे असली लड़ाई क्यों नहीं शुरू करते? जब लोग उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे, लिन शेन ने अपनी कलाई हिलाई और फोल्डिंग पंखा बंद हो गया। फिर उसने इसे एक शिक्षण छड़ी की तरह सीधे थर्ड माउंटेन के चेहरे पर घुमाया, जिससे वास्तव में थर्ड माउंटेन का गोल शरीर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरे तीसरे पहाड़ को देखे बिना लिन शेन ने पंखा खोला और धीरे से खुद को पंखा झलते हुए उसके पास से चला गया। सब लोग तितर बितर हो जाओ, लिन शेन ने कहा, सीधे चले गए। लोग लिन शेन की पीछे हटती हुई आकृति को तब तक घूरते रहे जब तक कि वह कोने में गायब नहीं हो गया, जबकि तीसरे स्थान पर रहने वाला शान कबीले का सदस्य जमीन पर बेसुध पड़ा था, मानो मर गया हो। क्या ये खत्म हो गया? क्या बकवास है? तीसरा शान कहता है कि कोई पालतू जानवर नहीं, कोई स्पिरिट बेस नहीं, और फिर एक भी वार नहीं झेल सकता। लिन शेन बहुत ताकतवर है, उसी श्रेणी में भी नहीं। तीसरा शान, ब्रह्मांड का शीर्ष आरोही, एक भी चाल नहीं पकड़ पाया, वह मारा नहीं गया, है न? ऐसा नहीं है कि तीसरा शान कमजोर है, शायद लिन शेन इतना ही ताकतवर है। लिन, डीएस बड़ी और क्रिस्टिन के बाहर होने से इस स्कैंडल्स की रैंकिंग एक तमाशा बन गई है। शीर्ष स्थान लिन से एक कदम भी नहीं ले सकता, वे एक ही स्तर पर नहीं हैं। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के टाइगर पीपुल्स के प्रतिनिधि सही थे। स्कैंडल्स की सूची में पहला स्थान संस्थान के डीन के समान स्तर पर नहीं है। एस्केंशन वाला कोई व्यक्ति पहले से ही डीन के रूप में कार्य कर रहा है, जो जानता है कि कितने निर्वाण स्तर के लोगों को नियंत्रित करता है, निस्संदेह शक्तिशाली है। औसत एस्केंडर को चुनौती देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने सोचा कि क्रिस्टिन के साथ इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद लिन शेन मजबूत था, लेकिन अपराजय रूप से मजबूत नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब प्रतिद्वंद्वी बदल गया तो वह इतना अजेय हो जाएगा। तुलना के घाव जैसा कोई घाव नहीं है। द्वंद्वयुद्ध उसी क्षण समाप्त हो गया जब लिन शेन के पालतू ने तीसरे शान को वश में कर लिया। यदि आप किसी के पालतू को भी नहीं हरा सकते तो जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। अचानक नेट पर ऐसी भावनाएं भर गईं और किसी ने नहीं सोचा कि लिन शेन अब मैच को खींच रहे हैं। ये स्पष्ट था कि वे थर्ड शान को अपना प्रतिद्वंद्वी भी नहीं मानते थे और सहजता से उससे निपट रहे थे। जब आप मुसीबत मोल ले सकते हैं तो नंबर 1 होने के बारे में क्यों हंगामा करें? क्रिस्टिन ने भी लाइव प्रसारण देखा और प्रसारण समाप्त होने के बाद उन्होंने ठंडे भाव से टिप्पणी की। शायद दूसरों को पता न हो, लेकिन लिन शेन के हाथों बहुत कुछ झेलने के बाद वे लिन शेन की विचित्र एक्यूपॉइंट सीलिंग तकनीक से अवगत थे। उसने ये कैसे किया? कैथरीन ने भौहें सिकुड़ी। ये समझ में नहीं आया कि थर्ड शान कैसे हार गए। विभिन्न विशेषज्ञों ने विश्लेषण करना शुरू कर दिया कि थर्ड शान क्यों हार गए। ऑनलाइन अलग अलग अटकलें फैल गईं।
डीएस बड़ी ई, क्रिस्टिन और अन्य लोगों को फिर से चर्चा में लाया गया कि अगर वे बाहर नहीं होते तो असेंशन लेवल में पहला स्थान कौन लेता। परिणामों को देखते हुए डीएस बड़ी ई निस्संदेह सबसे मजबूत थे। लिन शेन ने क्रिस्टिन को हराया था और फिर डीएस बड़ी ई के साथ अपनी लड़ाई के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन चून की ओयांग यूडू डीएसी के जीवन आधार का सामना कर सकता था और दावा करता था कि लिन शेन बहुत मजबूत था, इसलिए डीएस बड़ी ई शायद जीत नहीं पाता। यह एक दुष्चक्र की तरह था जिसमें विभिन्न विश्लेषण थे और कोई भी दूसरे को आश्वस्त नहीं कर पा रहा था। हालांकि हर कोई एक बात पर सहमत था, ब्रह्मांड का शीर्ष आरोही तीसरा शान बस एक बहुत बड़ा संयोग था। जमीन पर निश्चल पड़ा हुआ तीसरे शान का चेहरा दर्द से भरा हुआ था। लिन शेन ने उसे जो झटका दिया उससे उसे शारीरिक दर्द नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की अपमानजनक हार की पीड़ा किसी भी शारीरिक दर्द से अधिक असहनीय थी। उसके लिए इससे भी अधिक पीड़ादायक यह अनिश्चितता थी कि क्या सेलेस्टियल रेस का उच्च रैंकिंग वाला सेलेस्टियल उसकी निराशाजनक विफलता के बाद भी उसे और शान कबीले को स्वीकार करेगा। सब खत्म हो गया। तीसरा शान वहीं लेटा हुआ था, उसे लग रहा था कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है, जैसे कि उसका शरीर अंतहीन रूप से गिर रहा हो, एक अंतहीन रसातल में गिरने वाला हो। ये किस तरह का कौशल है? ये कुछ हद तक डी-मैन जनजाति की जादुई सोल हुकिंग फिंगर जैसा दिखता है, लेकिन आरोही स्तर पर इसमें दूर से लक्ष्यों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं है। ये सुप्रीम कबीले के डेस्टिनी के पहले आदेश से भी थोड़ा सा मिलता जुलता है, फिर भी डेस्टिनी का पहला आदेश किसी को पूरी तरह से गति करने में असमर्थ नहीं बनाता है। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के अंदर लिन वान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड ने मेरी नींद के वर्षों के दौरान कई दिलचस्प नई चीजें पैदा की हैं। इस लिन शेन के पास भी कई रहस्य हैं। ये वास्तव में संभव है कि उसने मेरे साथ चल रहे मृत्यु क्लेश को हल कर दिया हो, लेकिन एक आरोही मृत्यु क्लेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? शांत निवास पर लौटते हुए लिन शेन ने सबसे पहले झपकी ली। आखिरकार सोना भी उसके लिए साधना का एक रूप था। अमरता शास्त्र अपने आप काम करता है, आकाशीय तारे की ऊर्जा को अवशोषित करता है और सक्रिय रूप से साधना करने की आवश्यकता के बिना अपने स्वयं के शरीर और अपने जीवन आधार दोनों को लगातार सुधारता है। वह अगले दिन दोपहर तक सोता रहा और फिर भी बिस्तर पर लेटा रहा, उठने को तैयार नहीं था, जिससे जियाओकी को उसके लिए कई तरह की खबरें और मनोरंजक कहानियां पेश करने का मौका मिला। अचानक एक संदेश आया, आश्चर्यजनक रूप से रेड हॉट एसे, जिसने लंबे समय से कोई संदेश नहीं भेजा था। लिन शेन ने इसे खोला और देखा कि रेड हॉट ए ने एक वीडियो क्लिप भेजी थी। इसे खोलने पर उसने देखा कि यह तीसरे पहाड़ को हराने का उसका फुटेज था। ये कदम काफ़ी दिलचस्प है। मैं नहीं बता सकता कि यह किस तरह की तकनीक है, अकेले ही इसका मुकाबला कैसे करें। आपके बारे में क्या? देखने के बाद लिन शेन ने संदेश बंद कर दिया। वह निश्चित रूप से रेड हॉट ए को जवाब नहीं देगा। वह संभवतः फिंगर सैंड का उपयोग करके दूर से एक्यूपॉइंट स्ट्राइकिंग में अपने कौशल को प्रकट नहीं कर सकता था। लिन शेन ने बिस्तर पर समाचार फीड को ताज़ा करना जारी रखा। थोड़ी देर बाद एक और संदेश आया। उसने सोचा कि यह फिर से रेड हॉट ए से था, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए ये तियानशिन से था। लॉकी पर्वत स्पष्ट रूप से एक विशेष टेलीपोर्टर था और लिन शेन का वर्तमान डर ये था कि यह उच्च स्तरीय प्राणियों को मानव महाग्रह में टेलीपोर्ट करने की अनुमति दे सकता है। अब तक मानव महाग्रह पर खोजा गया टेलीपोर्टर केवल आरोही को ही टेलीपोर्ट कर सकता था, जिससे मानव महाग्रह बहुत सुरक्षित हो गया। हालांकि अगर कोई टेलीपोर्टर निर्वाण स्तर के प्राणियों या यहाँ तक कि अमर को भी मानव महाग्रह में भेजने में सक्षम होता, तो एक ग्रह पर पीछे रह गए मनुष्यों के लिए बहुत बुरी खबर होती। यदि संभव हो तो लिन शेन को उम्मीद थी कि वह लॉकी पर्वत को नष्ट कर सकता है। ऐसा लगता था कि राक्षस के लॉकी पर्वत के साथ कई संबंध थे और लिन शेन कुछ हद तक चिंतित थे कि उसे यांत्रिक कलाई घड़ी लौटाने से मानव महाग्रह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चले जाओ। तियानशिन का संदेश तुरंत आया। उसके बाद दूसरा संदेश आया, मैं तुम्हें सलाह दूंगा, सम्मानपूर्वक रहो। अगर तुम किसी से कुछ लेते हो तो तुम्हें उसे वापस कर देना चाहिए या फिर परिणाम भुगतने चाहिए। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन की मोहलत दूंगा। धन्यवाद भतीजे, लिन शेन ने जवाब दिया। तुम सच में मरने के लायक हो। तियानशिन की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा था कि उसके दांत पीस रहे थे और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। क्या राक्षस वास्तव में कुदाले हो सकता है? क्या वह भगवान बनाने वाली जाति से है? लिन शेन ने सोचा, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका, इसलिए उसने तियानशिन को संदेश भेजना जारी रखा। तुम्हारा अच्छा दोस्त टाई, क्या तुम्हें पता चला है कि वह किस जाति से है? मुझे नहीं पता, तियानशिन ने जवाब दिया। क्या तुम्हें पता है कि वह अब किस स्तर पर है? लिन शेन ने फिर पूछा। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने दोस्त को धोखा दे सकता है? तियानशिन ने नाक सिकुड़ते हुए जवाब दिया। अगर मैं उसे वह सामान लौटा दूं तो क्या हम पिछले मामले को सुलझा हुआ मान सकते हैं? लिन शेन को एक अलग दृष्टिकोण आजमाना पड़ा। यह आपके रवैये पर निर्भर करता है, तियानशिन ने जवाब दिया। ये देखकर कि तियानशिन अडिग था, लिन शेन ने उसे फिर से संदेश भेजने की जहमत नहीं उठाई।
एक संदेश पॉपअप हुआ और लिन शेन ने सोचा कि यह अभी भी तियानशिन का है, लेकिन करीब से जांच करने पर यह तियान किंगयू का था। भाई तियान, क्या मैं आपके लोगों और पालतू जानवरों को उधार ले सकता हूँ? राजकुमार किंगयू, आप वास्तव में क्या उधार लेना चाहते हैं? लिन शेन को समझ में नहीं आया कि तियान किंगयू का क्या मतलब था। मैं आपको और आपके 3 सिर वाले ड्रैगन को उधार लेना चाहता हूँ। तियान किंगयू का संदेश तुरंत आया। तियान किंगयू से कुछ देर बात करने के बाद लिन शेन को आखिरकार समझ में आ गया कि वह क्या चाहती है। सेलेस्टियल रेस द्वारा नियंत्रित ग्रहों में से एक का नाम पेग प्लैनेट था। बेशक ये नाम सेलेस्टियल्स ने बाद में दिया था। इस ग्रह में बेस म्यूटेशन लेवल, असेंशन लेवल और यहाँ तक कि निर्वाण लेवल के जीवों के साथ समृद्ध जैविक संसाधन थे। पेग प्लैनेट को इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ के जीवों में एक बहुत ही खास विशेषता थी। पेग प्लैनेट पर सभी प्राणी एक नियम का पालन करते थे। यदि वे आमने सामने की लड़ाई में हार जाते थे तो वे अपनी चाबियां पेश करते थे और एक स्वामी चुनते थे। संक्षेप में, पेग प्लैनेट एक विशाल पालतू संसाधन था जलाशय। वर्तमान में पालतू ग्रह स्वर्गीय सम्राट और दिव्य न्यायालय के संयुक्त शासन के अधीन था। पालतू ग्रह के संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रवेश करने के लिए सख्त जांच की आवश्यकता थी और प्रत्येक वर्ष केवल इतने ही कोटा होते थे जिन्हें वास्तविक स्थिति के आधार पर अगले वर्ष के लिए समायोजित किया जाता था। हाल के वर्षों में पालतू ग्रह के लिए कोटा कम हो रहा था और अब हर साल स्वर्गीय सम्राट के पक्ष में केवल 20 स्थान थे, दिव्य न्यायालय में थोड़ा अधिक, लेकिन 100 से थोड़ा अधिक।